मैं भी सुना था कि डोंट ब्रश बिफोर ब्रेकफास्ट, ये क्या है? लोग बोलते हैं कि डेंटल को और बॉडी को कोई लेना देना नहीं है। कौन सा रीज़न था कि आप डेंटल चूज़ करें? लोग बिना दांतों के रहना प्रेफर करते हैं रादर देन स्पेंडिंग सम मनी ऑन डेंटल ट्रीटमेंट। तो हर बंदे को कुछ ना कुछ डेंटल इश्यूज है, अवेयरनेस नहीं है, प्रॉब्लम है बट आप उसको डिले कर रहे हैं। एक कैविटी क्या होता है सर? तो सर आइडियल टाइम ऑफ ब्रशिंग कितना टाइम रहेगा? आइडियल टाइम इज 2 to 3 मिनट्स। बट लोग तो घसड़ घसड़ के ब्रश करते हैं, एक बार ब्रश कर सकता है पेशेंट। बेस्ट टाइम इज 2 टाइम्स। से बेस्ट टाइम अगर आप पूछेंगे तो दैट इज बिफोर बेड। बहुत लोग सोचते हैं कि सुबह उठते ही ब्रश करो और माउथ क्लीन करो, उसके बाद ही ब्रेकफास्ट करो। यूजुअली आफ्टर ब्रेकफास्ट वी शुड ब्रश। आपको ब्रश करके सोए हैं, सुबह उठ के अगर आप गार्गल करके भी खा रहे हैं तो एवरीथिंग इज फाइन। ये ओरल हाइजीन में क्या होता पूरी बॉडी का एंट्री पॉइंट माउथ है। दिस इज द मोस्ट हाइजीनिक पार्ट। है? लोग बोलते हैं कि हम रिपीटेड ब्रश करने के बाद भी बैड ब्रेथ आता है। सो इंग्लिश की कुछ बैक्टीरिया हमारे ऐसा होता है माउथ में तो हार्ट अटैक भी आ सकता है उससे। 6 में से 4 पेशेंट को नहीं मालूम आज तक कि वो डायबिटिक है। तो लोग को ये टूथपेस्ट कैसे सेलेक्ट करना है? प्रोडक्ट आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं उसके पीछे का इंस्ट्रक्शंस पढ़िए। ओके, तब लोग वो शौक में जाते हैं सर इस पर तो लिखा है 13 ईयर से नीचे नहीं लगाना। नो पढ़ के लेते हैं कि हर्बल है। कंपनीज मेंटल लेवल के साथ खेलते हैं। एक बार कैविटी आ गया दोबारा नहीं, मतलब ऑटोमेटिक ठीक नहीं होगा। टोबैको की लीव्स डालने से दांत का दर्द कम हो जाता है, हमने सुना है। चांसेस आर हाई कि वो बाजू वाले दांत को भी खराब करेगा। सर आवाज जाते सिल पर पड़त निशान, पतली रस्सी से पत्थर को काट सकती है वो। तो आजकल हमारे ब्रशेस तो सारे नायलॉन के हैं ना, 10 साल 15 साल बाद तो निकल जाएगा ना, दांत छोटे होंगे बिल्कुल। सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हो गया है कि कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि सर बाइक पे जा रहा हूँ मुंह खोल दिया तो भी मेरे को हवा से सेंसिटिविटी हो रही है। जब रगड़ के एनामल हटा देंगे तो ऑब्वियसली सेंसिटिविटी आएगी। कुछ लोगों को आप देखेंगे कि मेरे लंबे लंबे दांत हो गए, दांत लंबे नहीं हुए हैं, आपका हड्डी और गम्स नीचे चला गया है। ये टंग क्लीनर यूज़ करना इज गुड और बैड? बट क्लीन कैसे करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर इज नो हार्म इन यूजिंग अ इलेक्ट्रिक टूथब्रश आल्सो। ओके, इंडिया स्टैंड्स इन सेकंड प्लेस इन कैंसर, ओरल कैंसर। क्या रीज़न हो सकता है? हर चीज़ में जब इतना सॉफ्टवेयर इनोवेशन हो रहा है तो डेंटल में भी हो रहा है। एक फोटोग्राफ क्लिक करो, सॉफ्टवेयर में डालो, विद इन 30 to 40 सेकंड्स आपको दिख जाएगा कि आपका रिजल्ट ऐसा जाएगा। वर्स्ट केस कौन सा हो सकता है? एक्चुअली आपको दांत नहीं आए हो, आई रिकमेंड माउथ वॉश डेली यूज़ नहीं करना है, क्योंकि दांतों के ऊपर और मसूड़ों की हेल्थ के ऊपर डायबिटीज़ का सबसे नेगेटिव इंपैक्ट रोल है कि दांत निकाल के तो हमारी आंखें खराब हो जाएगी। आंख का और दांत का रिलेशन नहीं है। सोने से पहले ब्रशिंग कर लीजिए। ब्रशिंग नहीं कर रहे हैं तो एक अच्छा सा गार्गल करके सोइए। हेलो सर। हाय सर कौन सा रीज़न था कि आप डेंटल चूज़ करें? डेंटल चूज़ करने का रीज़न ये था, उस टाइम बेसिकली आइडिया ये था कि आर्मी ज्वाइन करना है, बिकॉज पूरा फैमिली आर्मी में है। सो बट मुझे डॉक्टर बनना था, मुझे डॉक्टर बनने के आर्मी में जाना था। सो द थिंग इज़ हमारा जो सिस्टम होता है वो रैंक बेसिस होता है। सो MBBS नहीं मिला तो आई वॉज नॉट अफ्रेड चूजिंग डेंटल। सो आई वॉज लाइक मुझे डॉक्टर बनना है, MBBS का बनो या डेंटल का बनो। तो मैंने डेंटल चूज़ कर लिया। सो ज़्यादा लोग अगर पहली बार अटेम्प्ट में अगर MBBS नहीं आता है तो अगेन दे विल गो फॉर लॉन्ग टर्म एंड अगेन दे विल ट्राई एम फॉर MBBS। तो ऐसा कोई अटेम्प्ट था क्या? अटेम्प्ट नहीं, ऐसा कोई अटेम्प्ट नहीं था। 12th के बाद हम लोग कोटा चले जाते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो मेरा उसके अलावा कोई ड्रॉप करने का रीज़न नहीं था। तो मैं कॉन्फिडेंट था कि मुझे डॉक्टर होता है, नाम का डॉक्टर लगना चाहिए, एक स्पेशलाइजेशन है, प्लस डेंटल एक खुद का एक स्पेशलाइजेशन है। ओके सो आप BDS करने के बाद भी एक स्पेशलिस्ट की तरह काम कर सकते हैं, बिकॉज यू आर एब्सोल्युटली इन वन एरिया दैट इज़ माउथ। सो मेरे का टारगेट क्लियर था कि मुझे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, घुस जाओ एंड स्टार्ट कर दो। ओके सर, जनरली जब आप स्टार्ट करे होंगे तो शायद इतना ज़्यादा स्कोप तो नहीं होगा डेंटिस्ट के लिए। बोलते हैं कि लोग ज़्यादा अवेयरनेस है या कुछ भी है तो अब्रॉड में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में कंपेयर टू इंडिया। बट आपको कुछ डिफरेंस लगता है क्या वो टाइम से लेके ये टाइम तक? नहीं, देखो एब्सोल्युटली डिफरेंस है। उस टाइम पे हमें बहुत नेगेटिव चीज़ें मिली थी। मेरे पेरेंट्स को भी लोग बोलते थे कि आप 1 साल, जैसे आपने बोला कि एक ड्रॉप और क्यों नहीं किया या थोड़ा और वेट क्यों नहीं किया, दूसरा अटेम्प्ट क्यों नहीं किया, वो सब मेरे पेरेंट्स को भी सुनाया गया। ठीक है, मुझे भी बोला गया, बट लाइक उनको कन्विंस करने ईजी था मेरे को कि नहीं मुझे जो करना है मुझे करने दीजिए। तो द थिंग इज़ आपको अपना बेटा एक डॉक्टर चाहिए, मुझे डॉक्टर बनना है, डेंटल वाला भी एक डॉक्टर होता है। सो वो वाला चीज़ था। प्लस अवेयरनेस की बात की जाए तो येस, एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज़ इंडिया में बहुत पीछे है अभी। लोग बिना दांतों के रहना प्रेफर करते हैं रादर देन स्पेंडिंग सम मनी ऑन डेंटल ट्रीटमेंट। बट तब से लेके आज तक बहुत इम्प्रोवाइज हुआ है। बिकॉज आप देखेंगे ग्लोबलाइजेशन हुआ है, मोस्ट पीपल अब बाहर की दुनिया में काम करते हैं, टाइम जोन कंस्ट्रिक्ट हो गया है। पहले 10 to 2 या 10 to 8 अपना चलता था, आजकल नाइट शिफ्ट चलती हैं। सो दूसरे टाइम जोन्स पे लोग काम करते हैं, प्लस फॉरेन ट्रिप्स ज़्यादा हो गई हैं, चाहे वो वर्क के लिए लीजिए चाहे लीजर के लिए लीजिए। तो लोगों को अवेयरनेस आ रही है कि येस समथिंग इज़ देयर, कि कुछ तो इनके लिए करना चाहिए। तो नाउ अभी प्रैक्टिस करना थोड़ा ईजी हो गया है। बिकॉज जनरल पेशेंट में आप देखेंगे तो पेशेंट बहुत कम है, लाइक फॉर डेंटिस्ट कोई किसी को टूथ पेन होगा तो पेशेंट डॉक्टर को विजिट करेगा, वो भी नॉर्मलाइज मेडिकल शॉप से लेके जनरल फिजिशियन बता के। उसके बाद अगर जनरल फिजिशियन आपको रेफ़र करेगा तो पेशेंट डेंटिस्ट के पास आएगा।
सो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो गया। लंबा प्रोसेस हो गया है, Yeah. बट जैसे आपने बोला कि पेशेंट कम है, पेशेंट कम नहीं है। ओके। अगर आप ऑन एन एवरेज देखें तो हर बंदे को कुछ ना कुछ डेंटल इश्यूज है। यस अवेयरनेस नहीं है, यस इमरजेंसी नहीं है। आपको कुछ नॉर्मल बॉडी में फीवर आया, कफ आया, आप भाग के डॉक्टर के पास जाएंगे, यस ठीक है। बट डेंटल में क्या है, अरे ये खा लिया, वो खा लिया, क्लोव ऑयल लगा दिया, हाँ। ठीक है, कुछ होम रेमेडीज होती है, Traditional way हाँ, of- ठीक है। तो मतलब जब तक आपको बिल्कुल ऐसा पेन नहीं आएगा कि आप चैन से ना बैठ सके, तब तक आप नहीं जाएंगे। ओके। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है बट आप उसको डिले कर रहे हैं। अच्छा सर, पहला बात आता है कि लाइक कैविटी, एक कैविटी क्या होता है सर? कैविटी इज नथिंग, जैसे एक इन्फेक्शन हुआ, ये दांत का एक इन्फेक्शन को आप बोल दीजिए। लाइक अगर नॉर्मल लैंग्वेज में मैं बताऊं कि जो सबको समझ में आए, कि दांत के ऊपर एनी अनवांटेड थिंग, ओके कोई भी खड्डा जैसा चीज़ कुछ भी दांत के ऊपर हुआ, उसको हम कैविटी बोलते हैं। कि जहाँ से, दैट इज पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन, कि वहाँ से इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ है आपका। ओके, सो द पॉइंट वेयर नो इन्फेक्शन स्टार्टेड, हम उसको कैविटी बोलते हैं। अच्छा, सो सर आइडियल टाइम ऑफ ब्रशिंग कितना टाइम रहेगा? आइडियल टाइम इज 2 to 3 minutes। बट लोग तो घसड़ के ब्रश करते हैं और ऐसा लॉन्ग स्टैंडिंग 20 मिनट्स 30 मिनट्स ऐसा ऐसा लगता है कि वो लोग ब्रश करते रहते हैं। वो गलत है। मैं अपने पेशेंट को भी समझाता हूँ। Okay. मेरे पेशेंट्स आके बोलते हैं, डॉक्टर साहब हम 3 बार 4 बार 5 बार ब्रशिंग करते हैं, फिर भी, और 10-10 मिनट का टाइम भी देते हैं, फिर भी दांतों में प्रॉब्लम हो गया, फिर भी आपके पास आना पड़ गया। तो द थिंग इज ओवर डूइंग भी गलत है। अच्छा, सो कौन सा आइडियल टाइम होगा एंड कितने बार ब्रश कर सकता है पेशेंट? बेस्ट टाइम इज 2 times अर्ली। लाइक आपका जो सबसे बेस्ट टाइम अगर आप पूछेंगे तो दैट इज बिफोर बेड। आप रात को सोने से पहले ब्रश करिए, वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। बिफोर बेड? बिफोर बेड, क्योंकि आप खाना खाते हैं, डिनर किया आपने, पूरी रात आप 8 घंटे सोते हैं, सलाइवा आता है मुंह में, बैक्टीरियाज को टाइम मिलता है अच्छा खासा एक्टिंग करने का, ओके ठीक है। सो वो टाइम 8 घंटे अगर माउथ फ्रेश है तो आपको कैविटीज़ होने के चांसेस बहुत लेस होते हैं। ओके मॉर्निंग टाइम इनफैक्ट हम लोगों की आदत है कि सबसे पहले उठ के ब्रश करना है, फिर खाना खाना है। ओके यूजुअली आफ्टर ब्रेकफास्ट वी शुड ब्रश। ओके। आपने अपने रात को ब्रश किया है, हाँ। सुबह गार्गल कीजिए, माउथ क्लीन है ना। ओके एंड व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ब्रशिंग? टू रिमूव द फूड पार्टिकल्स, जो खाना खाया है, जो फंस गया है, जो थोड़ा बहुत अटक गया है, उसको क्लीन करने के लिए ना। तो वो चीज़ एक होता है। ओके सर, मैं भी सुना था कि लाइक डोंट ब्रश बिफोर ब्रेकफास्ट, ये क्या है? ये मिथ है या फैक्ट है? फैक्ट है। ऐसा कैसा सर? लेकिन क्या, बट बहुत लोग सोचते हैं कि सुबह उठते ही ब्रश करो और माउथ क्लीन करो, उसके बाद ही ब्रेकफास्ट करो। ये चीज़ें अगर आप देखेंगे, ये मिथ क्यों बन गया है कि पहले ब्रश करना है, बाद में ब्रश नहीं करना है? क्योंकि हम लोग उठते हैं, हमारा जो मोस्ट ऑफ द टूथपेस्ट, 99.99% ऑफ द टूथपेस्ट एक फ्रेशिंग एजेंट अपने अंदर रखते हैं। Okay. तो ब्रश करने का मेन आइडिया इज जस्ट टू फ्रेशन द माउथ। हम लोग फ्रेश फील करते हैं, अरे अभी खाएंगे तो गंदा दिखेगा, नहीं तो वैसा वाला चीज़ नहीं है। तो वो जस्ट फ्रेशन अप के लिए इस मेंटल साइकोलॉजी कि भाई ठीक है, माउथ फ्रेश हो गया, नाउ वी कैन ईट समथिंग। ओके, आप रात को ब्रश करके सोए हैं, सुबह उठ के अगर आप गार्गल करके भी खा रहे हैं तो एवरीथिंग इज फाइन। एवरीथिंग इज फाइन। यस। ओके सर, जनरली ओरल हाइजीन, ये ओरल हाइजीन में क्या होता है? बिकॉज पहले तो किसी को पता ही नहीं था कि ओरल हाइजीन होता ही क्या है। लोग बोलते हैं कि डेंटल को और बॉडी को कोई लेना देना नहीं है, बट टुडे द ऑल फैक्ट सेज दैट नो, आपका डेंटल से आपका पूरा बॉडी को कनेक्टेड है। सो ये कैसा कनेक्टेड होगा? सर देखिए, सीधा सा हमारे लाइक हम लोग इंडिया वाले, हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग कुछ भी घर के अंदर चीज़ें लेके आते हैं या सुबह उठ के हम सबसे पहले क्या साफ़ करते हैं? अपना घर का दरवाज़ा, ठीक है, डोर साफ़ करते हैं, बिकॉज दैट इज़ अ एंट्री पॉइंट। Yes. तो सेम वे पूरी बॉडी का एंट्री पॉइंट माउथ है। ओके, ठीक है, आप अपनी बॉडी के साथ कुछ भी करवा सकते हैं। आपका फ्रेंड आपको हग कर रहा है, हैंड शेक कर रहा है, यू विल नॉट माइंड। बट द मोमेंट अगर वो अपनी उंगली आपके मुंह में डालेगा तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। सो द थिंग इज, हम ओरल कैविटी को या अपने माउथ को ऐसा लेके चलते हैं कि दिस इज़ द मोस्ट हाइजीनिक पार्ट। जब हम मुंह में डालने से कुछ भी मुंह में डालने से पहले हम सोचते हैं 10 बार ये मुंह में जाएगा या नहीं जाएगा। ओके, तो उसमें आप हाइजीन मेंटेन करना है ना, तो वो दैट इज एक नॉर्मल प्रोटोकॉल कि हाइजीन मेंटेन करना है। तो हाइजीन का कॉन्सेप्ट ये है कि आपका माउथ आपको साफ रखना है। डेली आप नहाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, धुले हुए कपड़े पहनते हैं, तो ब्रश क्यों नहीं करना है? ओके, ठीक है, या खाना खाने के बाद गार्गल क्यों नहीं करना है? अच्छा, तो वो सब ओरल हाइजीन के अंदर आता है कि हाउ यू आर मेंटेनिंग कि आपको बैड ब्रेथ ना आए, आपको कैविटीज़ ना हो। यस, सो क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यस, ठीक है, तो आप प्रिवेंट कर लेंगे ये सब चीज़ें, तो जस्ट अ नॉर्मल फॉलोअप या नॉर्मल आपका रेगुलर विजिट्स जो क्लीनिंग के लिए होती हैं, दैट इज़ सफिशिएंट। आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, ठीक है, रही बात आपका
दूसरे बॉडी पार्ट कनेक्ट करने से ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हम लोग भी जब भी सर्जरी करते हैं डेंटल का या कुछ भी करते हैं, हम लोग सारा मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, आपको बीपी है, शुगर है, थायराइड है, किडनी इश्यूज़ हैं, बिकॉज मेडिसिन भी देना है, और तो और आपका स्ट्रेस फैक्टर्स भी इंक्लूड होता है। यस, ठीक है। बैड ब्रेथ कैन बी बिकॉज ऑफ मोर देन 15 फैक्टर्स। या सर मैं यही पूछने वाला था, जनरली बहुत पेशेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि बैड ब्रेथ, शायद वो छोटा बच्चा हो या एल्डर पेशेंट हो, लोग बोलते हैं कि हम रिपीटेड ब्रश करने के बाद भी बैड ब्रेथ आता है। सो इसका वजह क्या हो सकता है? इसका वजह बहुत ज़्यादा रीज़न से हो सकता है। सिर्फ आपके दांत गंदे हैं उसकी वजह से आपका बैड ब्रेथ है, इट इज़ नॉट द ओनली रीज़न। ओके, आपको साइनोसाइटिस है, आपको रिसेंट हिस्ट्री ऑफ कोल्ड है, वो एक रीज़न, आपका लंग इन्फेक्शन है, वो एक रीज़न, आपका गैस्ट्रिक इश्यूज़ हैं, वो एक रीज़न। ठीक है। तो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स भी आपका इश्यूज़ बनाते हैं। ओके, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ओवरऑल बॉडी हेल्थ को रखना है अच्छा। ओके, और मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि कुछ बैक्टीरियाज हमारे ऐसा होता है माउथ में विच आर रिलेटेड टू कार्डियक हेल्थ ऑल्सो। यस, अगर आप अपना गम्स का हेल्थ अच्छा नहीं रख रहे हैं या पेरियोडोंटल लिगामेंट्स का हेल्थ अच्छा नहीं रख रहे हैं, तो आपको जो यू आर प्रोन फॉर मोर इजी कार्डियक इश्यूज, आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है उससे। ओके। वही बोलते हैं कि बाय माउथ, बाय सीइंग योर माउथ या बैड ब्रेथ वॉट एवर इट इज, यू कैन आइडेंटिफाई सम डिसीजेस इन योर बॉडी। इज इट करेक्ट? इट इज़ करेक्ट। ओके, ओके। गम हेल्थ, आपका गम स्पॉन्जी है, आपका गम ब्लीड कर रहा है, सीधा सीधा हम लोग बोलते हैं एक बार डायबिटिक टेस्ट कराइए। ठीक है। और इंडिया में स्पेशली लाइक अभी अगर हम अपना रीजनल प्रैक्टिस की बात करें तो आई एम अ गम स्पेशलिस्ट। ठीक है। तो मेरा स्पेशलाइजेशन वो है कि गम का सर्जरीज करना है, गम्स का हेल्थ देखना है। तो हम लोग क्या है, जैसे ही पेशेंट को डायग्नोज करते हैं तो हम पूछते हैं फैमिली हिस्ट्री, भाई आपको शुगर वगैरह का इश्यूज़ है या फैमिली में कोई नॉन डायबिटिक है या नहीं है। नहीं सर, मम्मी को है, पापा को है, इनको नहीं है, लाइक ऐसे बोलते हैं। तो हम लोग एक टेस्ट लिखते हैं। तो मानोगे नहीं, अगर मैं 10 सर्जरी करता हूँ, 10 में से 6 पेशेंट डायबिटिक हैं। उन 6 में से 4 पेशेंट को नहीं मालूम आज तक कि वो डायबिटिक हैं। तो जब टेस्ट करा के वो आते हैं, पूरी फैमिली अंदर आती है कि अरे सर ये तो बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ आ रही है। ओके, सो हाउ वी डायग्नोस्ड। अगर दांत का इशू नहीं होता, नहीं मालूम चलता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल पेशेंट 35-40 में भी डायबिटीज़ हो जाता है। यस, ठीक है। तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, नहीं अभी तो मेरा एज छोटा है ना, अभी इस उम्र में कहाँ से डायबिटीज़ आता। इंडिया तो प्री डायबिटिक हो चुका है। हाँ, तो वो एक इशू है। तो इसलिए हर चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे, जितना आप अदर बॉडी पार्ट्स को ध्यान दे रहे हैं, उतना आपको ओरल कैविटी को भी ध्यान देना है। अच्छा सर, बात यही आती है जब अपन ब्रश के बात में बात करते हैं तो चूजिंग ऑफ अ टूथपेस्ट, ये टूथपेस्ट का रोल क्या हो सकता है फॉर सिलेक्शन ऑफ टूथपेस्ट, या कौन सा टूथपेस्ट लेना है, सो उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है? बिकॉज मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल है, तो लोग को ये टूथपेस्ट ही कैसे सेलेक्ट करना है? टूथपेस्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका मोस्टली दांत का जो बिल्ड क्वालिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, हम लोगों का जो नॉर्मल डेमोग्राफिक एरिया होता है कि आप यहाँ पे पैदा हुए, हम लोग वहाँ पे पैदा हुए, जो वाटर बेस्ड फ्लोराइड होता है उसकी वो डिसाइड करता है आपका टूथ क्वालिटी कैसा रहेगा। तो मार्केट में फ्लोराइडेड, नॉन फ्लोराइडेड 2 टाइप के पेस्ट आते हैं। फ्लोराइड, नॉन फ्लोराइड। सो पेशेंट कैसा जान सकता है कि ये फ्लोराइड है? पेशेंट का देखो, फ्लोराइड का कंडीशनिंग क्या होता है, जब आप नॉर्मल डेंटल चेकअप के लिए जाएंगे, आपका डॉक्टर आपको बता देगा कि आपके दांतों में फ्लोराइड की ऑलरेडी फ्लोराइड है, फ्लेकी है, या थोड़ा येलो टीथ हो रहे हैं, या फ्लोराइड मार्कर्स हैं। आप ब्लीचिंग के लिए जाते हो, आप ये नहीं पूछते हो मैं पेस्ट कौन सा कराऊँ, आप डॉक्टर पास ये जाएंगे कि मेरा ब्राउनिश स्टेशन है, इसको ठीक करो। बट ठीक करने से पहले तो पूछो ये हुआ क्यों है, या इसको अवॉइड करने के लिए, या और ज़्यादा ना हो। फ्लोराइड टीथ पे आप और ज़्यादा फ्लोराइड टूथपेस्ट लगा रहे हैं तो दैट इज़ नॉट अ गुड आइडिया। यस, और ज़्यादा बढ़ेगा। हाँ, तो नॉन फ्लोराइड टूथपेस्ट उसके लिए अच्छा रहेगा। अभी बच्चे हैं, आजकल मिल्क बोतल दे दिया है, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, हमने देखोगे छोटे छोटे मिल्क टूथ है, फिर भी पूरे ब्राउन लाइन्स रहेंगे या कैविटीज़ रहेंगी, डिपेंडिंग रहेंगी। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कुछ कैविटीज़ ऐसी होती हैं जो फुल माउथ को इफेक्ट करती हैं, तो उन बच्चों को फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट चाहिए। तो बच्चों के भी बहुत सारे ऐसे होते हैं फ्लोराइड टूथपेस्ट। वेस्टर्न कंट्रीज़ में आपको फ्लोराइड का प्रोग्राम चलता है कि हाँ, आपके बच्चे को फ्लोराइड देना है। ठीक है। वाटर फ्लोराइडेशन चलता है कि पानी की जो सप्लाई वाटर आ रहा है उसमें फ्लोराइड डालना है। तो जिन एरियाज में फ्लोराइड कम है क्योंकि उससे दांत कमज़ोर होते हैं। ज़्यादा भी खतरनाक है, कम भी खतरनाक है। इसमें लगता है कि ना जब टूथपेस्ट सेलेक्ट करते हैं तो ये फ्लोराइड लेवल्स और ये पार्टिकल साइज क्या रोल प्ले? पहले के ज़माने में हम लोग जब खाना, हमारा आजकल क्या था, पहले आपको देखोगे कुछ पाउडर्स भी आते थे। ओके, ठीक है। हाँ, जो मैं भी कराता था बचपन में। हाँ, तो ठीक है। तो वो क्या होता था कि पहले का खाना पीना अपना, आप मोस्ट ऑफ द पीपल आप 9 बजे 10 बजे सो जाते थे एंड ऑल। तो एक ओवरऑल आपका डेली लाइफस्टाइल भी इम्पैक्ट करता है।
ठीक है, पहले हम रॉ चीज़ें खाते थे, आजकल हम शुगर सब्सटेंस कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, पहले गन्ने का जूस पीते थे। ओके। ठीक है, या गन्ना डायरेक्ट गन्ना चबाते थे। यस। सो ब्रशेज नहीं था, दातुन एंड ऑल वो सब रहता था। ठीक है, हाँ। तो क्या है कि अभी पार्टिकल साइज की उसमें बात करें तो वो एब्रेसिव एजेंट है, कुछ भी विधान में फंस गया तो उसको निकालने के लिए। ओके। तो आजकल बहुत कम पार्टिकल्स, लाइक बहुत फाइनर पार्टिकल्स आ गए हैं। ठीक है, तो एब्रेसिव एजेंट्स आजकल हमें इतना ज़रूरत नहीं है। ओके। ठीक है, इसलिए पाउडर्स आप देखेंगे आजकल बहुत कम हो गया है। ठीक है, एक तो अब पाउडर दिखना नहीं है मार्केट में, कभी दिखे आप अगर ढूंढेंगे तो भी तो नहीं मिलेगा, मुश्किल से मिलेगा। प्लस आप जब उसको दबा रहे हो, सपोज कुछ भी सॉफ्ट पार्टिकल आपके दांत में बीच में फंसा हुआ है, आप उसको रगड़ रगड़ के कर रहे हो तो आप उसको और अंदर पुश कर रहे हो। ओके। ठीक है, सो और कैविटी का चांसेस ज़्यादा रहेगा। तो ये चीज़ होगी। प्लस आपका अभी जो टूथपेस्ट चूज़ कर रहे हो, डॉक्टर से नहीं पूछते हैं कि मेरे को सेंसिटिविटी आया या मेरे को नॉर्मल टूथपेस्ट कौन सा चाहिए, जो एडवर्टीजमेंट में दिखा वो यूज़ करते हैं। कि तो कुछ पेशेंट्स ऐसे ही हमारे क्लिनिक में आते हैं कि सर क्यों आना पड़ा, पूरी फैमिली को प्रॉब्लम हो रहा है, हम लोग तो इतना अच्छा अच्छा पेस्ट करते हैं। तो मैं पूछता हूँ कौन सा पेस्ट करते हो, तो कहाँ से आपने चूज़ किया? नहीं सर टीवी पे ऐड आया, बहुत अच्छा ब्रांड है, मेरा लोकल में भी यही कर रहा, मेरा नेबर ने भी बताया, उसको अच्छा रिलीफ आया। तो मैं क्या बोलता हूँ कि नेबर ने जो आज खाया क्या आप वही खाएंगे, या नेबर को डायबिटीज़ हुआ तो आपको भी आएगा क्या? तो वो चीज़ है कि आप आसपास जो हम लोग क्या करते हैं उसने प्रेफर किया तो मैं भी लूँगा। ठीक है, तो अभी क्या है कि कुछ ऐसे हैवी ब्रांड्स हैं जैसे डिसेंसिटाइजिंग पेस्ट, जो आपका सेंसिटिविटी कम करते हैं। आपको थोड़ा जुम लगा, आपने ऐड देखा या आपने पड़ोसी से बात किया, अपने फ्रेंड से बात किया, तो वही यू लेके आ गए। फिर आप वही पेस्ट, अब इंडियन फैमिलीज़ में एक ही ट्यूब चलता है सबके लिए, पूरे परिवार के लिए। तब मैं उनको दिखाता हूँ कि मतलब ज़रा ये प्रोडक्ट आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, उसके पीछे का इंस्ट्रक्शंस पढ़िए। ओके। तब लोग वो शौक में जाते हैं, सर इस पर तो लिखा है 13 ईयर से नीचे नहीं लगाना। ओके। तो मतलब देखो आप, तो द चॉइस ऑफ टूथपेस्ट शुड बी वेरी क्लियर। मेडिकेटेड टूथपेस्ट जो है या डिसेंसिटाइजिंग जो पेस्ट है, आपको सोच समझ के लेना चाहिए। ओके। ठीक है, उसके लिए इसलिए लिखते हैं कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे तो लीजिए। अभी आप बड़े बड़े ब्रांड्स का ऐड भी देखते हैं तो वो छोटा छोटा टीवी में लिखा था, उतनी देर में आप नहीं पढ़ पाते हैं। सब इंस्ट्रक्शन हर जगह होता है, द ओनली थिंग इज हम लोग देखते नहीं हैं। अच्छा सर, अभी बात होती है कि हर्बल टूथपेस्ट, हाँ हर्बल लोग ऐसा पढ़ के लेते हैं कि हर्बल है, हाँ, तो ये नेचुरल मेड है, हाँ, सो इसमें ज़्यादा होगा, टीथ वाइटनिंग भी हो गए, हाँ, और आपका दांत भी कमज़ोर नहीं रहेंगे, बहुत स्ट्रांग रहेंगे। इसका क्या कहना है सर? देखिए हर्बल अभी वो आता है कि हमारा जो कंट्री है भारत देश, वो अपना लैंड ऑफ आयुर्वेदा बोला जाता है, करेक्ट? यस। तो हर चीज़ उस चीज़ से आती है कि आयुर्वेदिक की चीज़ ये, तो अब जहाँ भी आयुर्वेदा पढ़ लेंगे या सुन लेंगे, आप लोगों को ऐसा लगेगा कि ये तो इफेक्ट करेगी। यस। ठीक है, तो उसमें क्या है कि इसी चीज़ को कंपनीज अपने मेंटल लेवल के साथ खेलते हैं कि हाँ मार्केट कर रहे हैं, मार्केटिंग वैसा रहेगा कि हर्बल है तो सब कुछ जाएगा। बात ये है कि दीज आर इफेक्टिव, ओके, बट इफेक्टिव में क्या है, आपका स्किन पे कुछ कट लग जाता है या कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, छोटा मोटा चोट लग जाता है, आप घर में नहीं जा रहे, या छोटा कॉमन कोल्ड हो जाता है, तो आप कॉमन कोल्ड के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। आपको पता है एक पैरास्टामोल खाऊंगा या एक तुलसी का चाय पीऊँगा, जिंजर का चाय पीऊँगा, मैं ठीक हो जाऊँगा, हो भी जाते हैं। तो उन चीज़ में क्या है, वो रिवर्सिबल है। बट दांत हमारा एक ऐसा चीज़ है, इससे ऑर्गेनिक पार्ट, तो एक बार कैविटी आ गया दोबारा नहीं, मतलब वो ऑटोमेटिक ठीक नहीं होगा, रीजनरेशन नहीं होगा। हम लोग क्या करते हैं, जब आप लोग आते हैं सर कैविटी बड़ा हो गया, खाना फंस रहा है या कुछ सेंसिटिविटी आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस एरिया को रिमूव करते हैं, कुछ जो भी डिज़ायरेबल प्रोडक्ट्स हैं या सीमेंट्स हैं वो डालते हैं। ठीक है, तो बट रिप्लेस तो रीजनेट तो नहीं किया ना बॉडी ने, वापस तो नहीं आया। तो अभी क्या होता है, कुछ पेशेंट्स खुद बोलते हैं कि सर हम लोगों ने 6 महीने पहले ये दर्द आया था, हम हिस्ट्री पूछते हैं कि तो पहली बार दर्द कब आया था आपको, कैविटी में कुछ हुआ तो कभी न कभी तो सेंसिटिविटी हुआ। हाँ सर हुआ था, तो हमने क्लोव ऑयल डाल लिया। कुछ लोग, कुछ कम्युनिटीज़ एक्चुअली लेवल से, कि वो बहुत शॉकिंग था मेरे लिए। ओके, मतलब छोटे छोटे पेशेंट्स, कम एज के यंग बच्चे आ रहे हैं विद टूथ विद सम ब्राउनिश लीव्स। मैं पूछा पेशेंट से क्या है, सर टोबैको डाला। टोबैको की लीव्स डालने से दांत का दर्द कम हो जाता है, हमने सुना है, हमारी कम्युनिटी में यही चलता है। अच्छा, ठीक है, तो वो सब चीज़ें क्या हैं, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जब आपका इन्फेक्शन छोटे लेवल पे है या कैविटी आपको सेंसिटिविटी आया है, दांत में कुछ सेंसिटिविटी आ रहा है, आपने क्लोव ऑयल डाल दिया, कुछ चीज़ डाल दिया, बहुत सारे मार्केट में ड्रॉप्स आते हैं, पर प्रोडक्ट्स आते हैं कि ये डाल लो, या आयुर्वेदिक वाला चीज़ है, या फ्रूट एक्सट्रैक्ट है, या कुछ लीफ एक्सट्रैक्ट है, आप लोग डाल देते हैं। बट उससे क्या होता है, टेम्प्रेरी रिलीफ मिलता है। ओके, ठीक है, टेम्प्रेरी रिलीफ मिलेगा, बट इट्स नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब आपका पूरा दांत सड़ चुका होगा। आप जब हम आएंगे तो हमारे पास ऑप्शन उसको बचाने का नहीं होता है, हमें वो निकालना ही पड़ेगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। ओके, ठीक है, एंड चांसेस आर हाइयर
कि आपका सपोज हर किसी का बॉडी डिफेंस अलग अलग होता है, टूथ का एक अपना बॉडी डिफेंस है, उसने झेल लिया, सब कुछ कर लिया, तो चांसेस आर हाई कि वो बाजू वाले दांत को भी खराब करेगा। ओके, ठीक है, इसे चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन। ठीक, तो अभी क्या है, ये हर्बल वाला पेस्ट है कि आपको सेंसिटिविटी आया, आपने यूज़ कर लिया, आप फ्लैट हो गए, अरे यार कितना अच्छा पेस्ट है, सेंसिटिविटी तो चला गया। बट 1 साल 2 साल 3 साल डाउन द लेन आपको कभी ना कभी पता चलेगा कि आपका इश्यूज़ बहुत बढ़ गया है। या मैंने सुना था सर, लाइक जब पेशेंट लोग ऐसे यूज़ कर रहे हैं ये पेस्ट वाले, तो जब पार्टिकल साइज बड़े होने से रीज़न से उनका इनामिल और वो दांत का जो है ना साइज कम हो जा रहा है। हाँ, ये सही है क्या? बिल्कुल सही है। देखिए, इस चीज़ का मैं बहुत एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। पहले के ज़माने में हम क्या करते थे, ओके, पानी कहाँ से लाते थे? कुएं से, यस, वेल में से। वेल में से निकालते थे। क्या करते थे, बाल्टी लिया, रस्सी लिया, खींचते थे। रस्सी किस चीज़ का होता था? मोस्टली नायलॉन का। नायलॉन। पत्थर है, बार बार इसके पे एक दोहा भी है, हाँ, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। हाँ, करेक्ट। हाँ। तो जब उस नायलॉन की पतली रस्सी से पत्थर को काट सकती है वो, तो आजकल हमारे ब्रशेस तो सारे नायलॉन के हैं ना, आप रगड़ रगड़ के कर रहे हैं, वो भी एक एब्रेसिव एजेंट के साथ। मोस्ट कॉमन जो हमारे टूथपेस्ट में एब्रेसिव एजेंट है वो क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो अब एक उस चीज़ को लेकर रगड़ रहे हैं। एनेमल सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है बॉडी का। यस। ठीक है, एंड आप रगड़ रगड़ के, आप जो बोल रहे थे स्टार्टिंग में कि 15-20 मिनट से आधा घंटा ब्रश करते हैं, आप क्या कर रहे हो? आप डैमेज कर रहे हो। उनको लगता है कि 15-20 मिनट करे से उनका दांत बहुत स्ट्रांग रहेगा। वो रहेगा। हम जब दांत की कटिंग करते हैं या हम ड्रिल करते हैं दांत को, हमारे जो बर्स होते हैं वो डायमंड बर्स होते हैं। ओके, एनिमल इज सो हार्ड। यस। ठीक है, तो अब ओवर यूसेज करेंगे, अब डाउन द लेन, अब डेली ब्रश कर रहे हैं 2 बार 3 बार, जितना भी 10 साल 15 साल बाद तो एनिमल जाएगा ना, दांत छोटे होंगे बिल्कुल। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ओवर ब्रशिंग की। अच्छा सर, बात होती है सेंसिटिविटी का। सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हो गया, लाइक लोग कोई ठंडा पानी पी लिया तो सेंसिटिव हो जाता है, बिल्कुल। कुछ ठंडा खाना खा लिया तो सेंसिटिव हो जाता है, कुछ वेदर मौसम बदल गया तो सेंसिटिव हो जाता है। सो ऐसा कौन सा रीज़न है सर, लाइक पेशेंट को, अगर बच्चों से लेकर बड़े तक इन सबको सेंसिटिविटी हो रहा है, वजह क्या है? बच्चों में सेंसिटिविटी का रीज़न फिर भी कम है, उनका मोस्टली इन्फेक्शन या कैविटीज़ जब हैं तभी, क्योंकि कैविटीज़ का सबसे पहला सिम्टम आएगा, आपका एनिमल लेयर चला गया, डेंटिन एक्सपोज हो गया है। डेंटिन में वाटर ट्यूब्यूल्स जैसे चीज़ें बहुत सारी, स्पंज को इमेजिन कीजिए आप। ठीक है, तो उसमें फ्लूइड मैकेनिक्स रहता है पूरा। ठीक है, तो अगर कैविटी आया, कुछ भी आप खाएंगे पिएंगे तो वो डायरेक्ट उसको नर्व को टच करेगा, तो आपको पेन आएगा या सेंसिटिविटी आएगा, ये बोल लीजिए। ठीक है, बड़ों में क्या है, एक वन ऑफ द रीज़न आपने बोला कि भाई ये ब्रशिंग, ओवर हार्ड ब्रशिंग कर रहे हैं। मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप सॉफ्ट ब्रश यूज़ कीजिए। नहीं सर, उसमें मज़ा नहीं आता, वो फीलिंग नहीं आता कि मुझे मैंने ब्रश कर लिया है। तो आप जब रगड़ के एनिमल हटा देंगे तो ऑब्वियसली सेंसिटिविटी आएगी। ठीक है, उसके बाद सालों हो जाते हैं, डेंटिस्ट के पास जाए एक नॉर्मल ओरल प्रोफाइल एक्सेस के लिए, नॉर्मल अगर कॉमन भाषा में बोलें तो स्केलिंग के लिए। ठीक है, उनको लगता है कि स्केलिंग से भी सेंसिटिविटी आ जाती है, ये बहुत बड़ा मिथ है। ओके, अगर अच्छे से स्केलिंग की जाए, ठीक है, स्केलर क्या है, अल्ट्रासोनिक इंस्ट्रूमेंट है, बट उसको प्रॉपरली यूज़ किया जाए तो कोई सेंसिटिविटी, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ओके, स्केलर को अगर अच्छे से यूज़ किया जाए तो सेंसिटिविटी नहीं आएगी। बट दांतों के बीच में, जो 2 दांतों के बीच में जो स्पेस होता है, दांत टाइट है हमारे, कभी कभी कुछ पार्टिकल्स वहाँ फंस के रह जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं ब्रशिंग से भी। ओके, तो वो स्केलिंग से ईजिली निकल जाते हैं। अब नहीं कराएंगे तो दोनों दांतों के बीच में एनिमल लेयर जाएगा, क्योंकि कोई भी फूड पार्टिकल कुछ दिनों के बाद सड़ेगा। ओके, सड़ेगा तो कुछ एसिड सीक्रेट करेगा, कुछ बैक्टीरियाज आएंगे तो एनिमल को खाएंगे, तो वो वहाँ पे आपको दिखेगा मेरा दांत तो ठीक दिख रहा है, क्योंकि 2 दांतों के बीच में आपको नहीं दिखेगा कभी भी, बट रीज़न वही है, सेंसिटिविटी हो रही है। अच्छा, ठीक है, एनिमल चला गया, आपका सेंसिटिविटी आएगा। फिर कुछ एक चीज़ और है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लोग मसूड़े लेके आते हैं कि सर गम्स नीचे जा रहे हैं। ओके, तो हमारा भगवान ने हमें जो दांत बनाया है वो इस हिसाब से बनाया है, जो मुंह में आप देख पा रहे हो वो क्राउन पोर्शन है, जो हड्डी के अंदर है वो रूट पोर्शन है। ओके, क्राउन पोर्शन के ऊपर आपको एनिमल मिलेगा, रूट पोर्शन के ऊपर एनिमल नहीं मिलेगा। तो और हड्डी जैसे जैसे नीचे जाएगी, या गम्स को आप इरिटेट करेंगे वो नीचे जाएंगे, वो नीचे जाएंगे तो हड्डी नीचे जाएगी, तो रूट पोर्शन एक्सपोज हो जाता है। अच्छा, कुछ लोगों को आप देखेंगे कि मेरे लंबे लंबे दांत हो गए हैं, दांत लंबे हो गए हैं, वो दांत लंबे नहीं हुए हैं, आपका हड्डी और गम्स नीचे चला गया है। अच्छा, रीज़न? इट इज़ अ गम लॉस। अच्छा, पूरा गम, पेरिडोंटाइटिस आप बोल सकते हो। ठीक है, तो उसमें क्या है, जैसे ही रूट एक्सपोजर आएगा, अभी तक हड्डी रूट के ऊपर थी, गम्स उसको अच्छे से प्रोटेक्ट किया है, जैसे अपना स्किन प्रोटेक्ट कर रहा है अपने हड्डियों को, तो वह जैसे ही रूट एक्सपोज हुआ, आउटर एनवायरनमेंट में आया, आप ठंडा पियोगे, गर्म पियोगे, सब कुछ आपको सेंसिटिविटी होगा, इमीडिएटली हो जाएगा।
सेंसिटिविटी तो इतना हाई है कि कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि सर बाइक पे जा रहा हूँ, मुंह खोल दिया तो भी मेरे को हवा से सेंसिटिविटी हो रही है। यस, विद हाउस पेशेंट हाँ बोलते हैं। ठीक है, तो दीज आर ऑल द रीजंस कि सेंसिटिविटी क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रीटमेंट प्लान भी बनाते हैं। कम सेंसिटिविटी में आपको नॉर्मल पेस्ट से भी एक डिसेंसिटाइजिंग पेस्ट भी अच्छा रहेगा, ज़्यादा होता है तो देयर आर सम ब्लॉकिंग एजेंट्स, उससे ज़्यादा भी होता है कि टूथ पोर्शन भी चला गया एंड बिल्कुल आपका इट्स बिग कैविटी और बिग कैविटी के अंदर आपको सेंसिटिविटी हो रही है तो हम रूट कनाल भी करते हैं। अच्छा, तो वो है वैसा है। अच्छा सर, इसमें ये टंग क्लीनर जो मार्केट में अवेलेबल है, हाँ, ये यूज़ करना इज गुड और बैड? ये टंग क्लीनर टंग को क्लीन करना है। मैं इसका आंसर ऐसे दूंगा कि आप ये सोचिए कि टंग को ज़रूर क्लीन करना है। वो भी हमारा एक बॉडी पार्ट है, पूरा खाना उसी के ऊपर से जाता है, गंदगी भी जमा होती है तो क्लीन करना है। बट क्लीन कैसे करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ठीक है, कुछ लोग मेटल स्क्रैपर्स यूज़ करते हैं, कुछ प्लास्टिक करते हैं, कुछ ब्रश से करते हैं। तो क्या ये इफेक्टिव रहेगा जो ब्रश के पीछे देगा कि ऐसा तीन डॉट देगा? इफेक्टिव रहेगा। ओके, इफेक्टिव होता है, एनी कुछ भी रफ सरफेस रहेगा वो इफेक्टिव रहेगा। ओके, बट क्या है, हमारी टंग के ऊपर एरियाज डिवाइडेड रहते हैं। ओके, कि आगे वाले चीज़ें से खाएंगे तो ये टेस्ट आएगा, बीच वाले से खाएंगे तो टेस्ट का जो सेंसर्स है वो हमारे टंग पे है। ओके, नॉट सारे, माउथ में इधर उधर भी होते हैं बट मोस्टली टंग पे होते हैं। तो जब आप स्क्रैप करते हैं मेटल से या तो आप उन सेंसर्स को डैमेज कर रहे हैं। ओके, ठीक है, तो लॉस ऑफ सेंसेशन, टेस्ट सेंसेशन जाता है प्रोलॉन्ग यूज़ पे। ओके, ठीक है, और उसके बाद क्या है कि आप टंग को स्मूथ बना रहे हैं। स्मूथ नहीं बनाना है टंग को, तो जितना हल्का इंस्ट्रूमेंट से आप क्लीन कर सकते हैं। एंड आई विल रिकमेंड कि ब्रश से करो। अब नॉर्मल जो ब्रश कर रहे हो उसी को टंग में करो, दैट इज इनफ। ओके, नो नीड टू डू लाइक दिस कि हाँ पूरा गंदगी निकल रहा है, देखो पूरा अच्छे से निकल रहा है, वो गंदगी नहीं निकल रहा है, आपका टंग का पार्ट भी जा रहा है। अच्छा सर, ये एल्यूमिनियम के जो टंग फॉइल्स मिलते हैं, हाँ, स्टेनलेस स्टील? स्टेनलेस स्टील नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिग नो। मेरी तरफ लगता है कि ऐसा करते ही अच्छा आ जाता है तो साफ हो मेरी तरफ से उसको बिग नो है। अच्छा, ठीक है, एंड सम अब जैसे बोल रहे थे सर, ब्रशेस में जो मेड ऑफ है, ब्रश का मेड ऑफ, हाँ, उससे जब ज़्यादा रगड़ जब करते हैं लोग, बिकॉज लोग कभी कुछ भी इजी नहीं करेंगे, उसको हार्ड ही करेंगे, तो कंपलसरी उसका सॉल्यूशन क्या है, मैं अपने जो पेशेंट्स को बताता हूँ उसका सॉल्यूशन ये है कि क्योंकि वो बोलते हैं कि सर आपने सॉफ्ट ब्रश लिखा, मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है, मेरे को लगता है कि ब्रशिंग इनकम्प्लीट हुआ है, तो मुझे और दबाना पड़ रहा है। तो हार्ड ब्रश कुछ पर्टिकुलर ब्रांड्स बताते हैं कि वो बहुत हार्ड ब्रश होता है। ठीक है, वो करते हैं तो मज़ा आता है कि हमें फील होता है कि हाँ कुछ तो साफ़ हुआ है। तो ये जो साफ़ होने का है ये एकदम से नहीं जाएगा। आप जैसे स्विच करते हैं, ठीक है, आपको समझ में आया कि हाँ कि हार्ड ब्रश का एक पर्टिकुलर आपको साइड इफेक्ट आ रहा है या उसका एक नुकसान है, तो मैं चेंज करता हूँ। तो हमारा ब्रशिंग का फोर्स उतना ही अच्छा है जितना एक फोम बन सके। जब पेस्ट ब्रश पे लगाया, रगड़ना स्टार्ट किया, अगर फोम बन रहा है उतना प्रेशर इनफ है। अगर वो प्रेशर को आपको देखना है कि वो कैसे है, तो मिरर के सामने खड़े होकर ब्रश कीजिए। ओके, ठीक है, आप 2 हफ्ते ब्रश करेंगे, उसके बाद आपको मिरर की जरूरत नहीं पड़ेगी, हैबिट डेवलप हो जाएगा। अच्छा सर, और एक बात आता है कि जब लोग ब्रश भी सिलेक्शन करते हैं, सो मैनुअल है एंड अब इलेक्ट्रिक ब्रशेस भी अवेलेबल। बिल्कुल। सो लोग को लगता है कि इलेक्ट्रिक ब्रशेस करने से अच्छा पहुंचता है और अच्छा ब्रशिंग भी होता है एंड क्लीन भी होता है। सो ये कौन सा फैक्टर है सर, मतलब पेशेंट ये इलेक्ट्रिक ब्रश चूज करता है, क्यों पेशेंट मैनुअल ब्रश सिलेक्ट करते हैं? कोई कॉस्ट का रीजन हो सकता है? कॉस्ट का रीजन बिल्कुल है। ओके, ठीक है, जहाँ आपको एक नॉर्मल अपने आपको मार्केट में 20 रुपये से स्टार्ट हो जाता है ब्रश, इलेक्ट्रॉनिक ब्रश आई थिंक 1000 रुपीज़ उससे ऊपर ही मिलेगा। तो कॉस्ट फैक्टर तो बिल्कुल है। दूसरा चीज़, देयर इज़ नो हार्म इन यूजिंग इलेक्ट्रिक टूथब्रश ऑल्सो। दोनों अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, मैनुअल भी अच्छा है, इलेक्ट्रिक भी अच्छा है। मैनुअल में आप कहीं कहीं जैसे किसी दांत टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक ब्रश थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, इफेक्टिवनेस आपका डिपेंड करता है कि हाउ यू आर यूजिंग इट, आप उसको यूज़ कैसे कर रहे हैं। अब कुछ लोग मैनुअल ब्रश को भी, अब मैनुअल ब्रश का हेड जो होता है वो ऑटोमेटिक वाइब्रेशंस करता है, रोटेट भी करता है कई बार। ठीक है, अब लोग उसमें हमें क्या करना है, टेक्निक ऑफ यूजिंग द ब्रश, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ब्रश का यूज़ कैसे कर रहे हैं। अब मैनुअल ब्रश का हेड आप चल रहे हैं, उसके बाद भी अपना हाथ आप घुमाते जा रहे हो, तो वो गलत है। ठीक है, तो फिर मैनुअल ब्रश कर लो। ठीक है, तो क्या है, एक पैसिव कॉन्टैक्ट दीजिए इलेक्ट्रिक ब्रश को, वो अपना एरिया क्लीन करेगा, देन स्विच टू दूसरा साइड, एक 5 से 6 सेकेंड्स के बाद। तो वो एक ब्रशिंग टेक्निक इसको हम बोलते हैं। ब्रशिंग टेक्निक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मैनुअल कर रहे हो तो आप कैसे यूज़ करोगे, इलेक्ट्रिक ब्रश का यूज़ कर रहे हो तो उसको आप कैसे यूज़ करोगे। वो है, इफेक्टिवनेस बराबर ही रहता है दोनों में। हाँ, अगर आप अच्छे से करेंगे दोनों इफेक्टिव ठीक रहेंगे। अब और एक रीज़न है सर, अभी आप
टीवी चालू करोगे तो बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट आएगा। लोग को आज कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इंडिया स्टैंड्स इन अ सेकंड प्लेस इन अ कैंसर। ये ओरल कैंसर क्या रीज़न हो सकता है? ओरल कैंसर का इंडिया में, इंडिया में बोलोगे या आप और वर्ल्ड वाइड बोलोगे, ओरल कैंसर टोबैको का सबसे मेन रीज़न है कि आपको कैंसर हो रहा है। ठीक है। एंड इंडिया में पान, गुटखा, टोबैको ये सब चीज़ रहता है। कुछ कंट्रोवर्सीज भी होती रहती हैं कि इस एक्टर ने ये एडवर्टीजमेंट कर दिया, वो कर दिया, बट स्टिल आज का यूथ है, टशन चाहिए। ठीक है, सुट्टा मुंह में रहेगा, सिगरेट पीना है, सब कुछ दिखाना है, मूवीज़ में देख के करना है, वो चीज़ होता है। तो मेन चीज़ ये कि आपका कैंसर का मेन रीज़न इज़ टोबैको। ठीक है, तो जो चीज़ हमें मालूम है कि पान खाने से, गुटखा खाने से या कुछ अपना ये सिगरेट, बीड़ी सब कुछ है। ठीक है, तो इन चीज़ों से होता है, लोगों को मालूम है फिर भी यूज़ करते हैं। टोबैको इंडस्ट्री इतना बड़ा है सर कि लाखों करोड़ रुपए आ रहे हैं। हाँ। एंड पेशेंट्स आर यूजिंग इट कंटिन्यूसली। बहुत सारे सेलिब्रिटीज देखो उनके जो फैंस है, हाँ। वो जो उनको देख के फॉलो करते हैं। हाँ। जो बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट भी हो रहे हैं, लगता है सब लोग को लगता है कि सिंपल इलायची है। हाँ। बट पेशेंट्स को अंदर पता नहीं कि उसमें क्या है। जो सच में इलायची अलग है एंड जो बिक रहा है अलग है, जो मार्केट में अवेलेबल होता है वो पूरा अलग है। सो पेशेंट उसको लेके मुंह में रख लेता है। सो ये जो प्लेस जो रखते हैं ना सर, ये कौन सा पॉइंट, क्यों ये पॉइंट पे क्यों लगाते हैं पेशेंट? देखो, ये आपने जैसा बोला कि इलायची का तरीका अलग अलग है, ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैंने यूज़ नहीं किया है कि कौन कौन से पैकेट में क्या निकल रहा है। बट जो एक नॉर्मल जो बेसिक कंटेंट है, ठीक है, कि अपना सुपारी हो गया या टोबैको, मेन कंटेंट इज टोबैको ओनली। ठीक है, तो जो ये चीज़ें हैं कि इस चीज़ नशा जो होता है कि आपका किस रूट से ज़्यादा जल्दी जाएगा। कभी हमने देखा है कि आपको छोटे मोटे इन्फेक्शन हो जाता है तो हम टैबलेट देते हैं, बड़ा इन्फेक्शन है तो हम आईवी डालते हैं। तो क्यों आईवी डालते हैं? कि जल्दी इफेक्ट आ जाए। ठीक है, तो इंस्टेंट रिलीजिंग का, और हमारा माउथ जो है अंडर द टंग स्पेशली, तब सबलिंगुअल एरिया जो बोलते हैं, एक कॉम्प्लेक्स एरिया है जहाँ पे बहुत अच्छा ब्लड सप्लाई है। ठीक है, मेम्ब्रेन जो होता है, अगर आप स्किन के ऊपर कुछ मेडिसिन लगाएंगे उसको अंदर जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट जो टंग के नीचे या जो ओरल कैविटी का मेम्ब्रेन है, दे आर वेरी थिन। पेनिट्रेशन ऑफ द डिजायर्ड ड्रग बहुत ईजीली होता है। तो आप कभी बार सोचोगे कि बोलते हैं कि हार्ट अटैक आया तो हम टंग के नीचे टेबलेट रख दो। सबलिंगुअल। हाँ, सबलिंगुअल। तो सबलिंगुअल रूट इज़ वेरी इफेक्टिव। वो बहुत जल्दी वहाँ से इफेक्ट जाता है, तो नशा जल्दी होता है। ठीक है, या बकल म्यूजियम में रखते हैं, आपने देखा होगा कि वो मसल के कुछ यहाँ पे साइड में रखते हैं, तो वो रीज़न ही यही है। ठीक है, कि वो जल्दी से इफेक्टिव आ जाए, एकदम से नशा आ जाए। ठीक सर, ये कितना पीरियड ऑफ टाइम में पेशेंट को पता चलेगा कि पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम है? देखो, ये टाइमिंग हर पेशेंट का अलग अलग रहेगा। कुछ लोग पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं फिर भी नहीं मालूम चलता है। कुछ लोगों को 2 साल हुआ है, सर मेरे को फिर से कैंसर आ गया, या फिर इन द सेंस 2 साल के अंदर कैंसर आ गया, तो वो एक रीज़न है। तो सब धीरे धीरे हर चीज़ का एक रिएक्शन धीरे धीरे होता है। तो सबसे पहले आपको अपना ड्राइनेस फील होगा। ठीक है, ड्राइनेस होगा, मसल्स टाइट हो जाएंगे। अब मैं अपना मुंह अच्छे से खोल पा रहा हूँ, पूरा चीक्स वगैरह का मसल सारा सॉफ्ट है, इलास्टिसिटी मेंटेन है। उसमें सबसे कहते हैं फाइब्रोसिस होता है, आपका मसल्स पूरा टाइट हो जाता है, ये मुंह खोलने में बंद हो जाता है। तो सबसे पहले पेशेंट ये लगता है, यार मैं पहले अच्छे से खाना खा रहा था, मेरा आजकल मुंह क्यों नहीं खोल रहा है? तो फर्स्ट रीज़न ये है। ठीक है, मुंह नहीं खुलेगा। सेकंड स्टेप किया जाएगा, उसको भी उसने इग्नोर कर दिया कि घर पे बताऊंगा तो डांटेंगे या डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना। क्योंकि जब स्टाइल की बारी आती है या टशन की बारी आती है या अपना नशा करने की बारी आती है, तब हम कुछ नहीं सोचते हैं। बट जब इस चीज़ का कुछ प्रॉब्लम आया, या डॉक्टर के पास जाना है या घर वालों को बताना है, तब हमें डर लगता है या शर्म आती है। तो मोस्ट कॉमन रीज़न है। मेरे पास पेशेंट आते हैं कि सर एक बार चेक करना, कुछ और तो नहीं है। डर भी लगता है उनको कि मेरे को का कलर थोड़ा चेंज हुआ, यूजुअली हमारा पिंक रहता है, थोड़ा सा ब्लैकिश हुआ है या थोड़ा वाइट लाइन है, सर कुछ और तो नहीं है, मेरे को डर लग रहा है। ठीक है, तो डर भी है, बट जैसे ही चेक करो, अभी सिगरेट पी के आए हो सर, वो आप दूसरे पेशेंट भी थे ना सर, थोड़ा टाइम था तो मैं पी के आ गया एक और। तो ये बहुत क्रिटिकल फैक्टर्स है कि आप कैसे मैनेज कर रहे हो उस चीज़ को। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, अभी डर के मारे आपने नहीं बताया कि मेरा माउथ ओपनिंग कम हो रहा है या मेरे को कुछ टाइट फील हो रहा है अंदर, उसकी वजह से क्या होगा, आप मुंह में अच्छा से नहीं जा रहा है तो क्लीनिंग भी इफेक्टिव पड़ेगा। ब्रश आपका अच्छे से नहीं हो पाएगा, देन आपका सेकेंडरी केयर स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, तो वहाँ से आपका डेंटल इश्यूज स्टार्ट हो जाएगा।
ओके तो एक टाइम जब आप आएगा कि आपको कैंसर, सपोज अगर कैंसर हुआ भी है, ये कैंसर को ट्रीट करना है या दांत को ट्रीट करना है, ओके तो मल्टीपल फैक्टर्स चलते हैं। और वो भी नहीं है तो कुछ जो आपका प्लेसमेंट वाला चीज़ें होती हैं, जैसे 5,000 जो आप रख के जो लेते हैं, तो वहाँ पे पूरा एक ये लीजन बन जाता है, अच्छा पूरा स्किन इरोड हो जाता है, ब्लीडिंग भी आता है वहाँ से। ओके ठीक है, तो वो फिर सर खाना खाता हूँ तो मिर्ची लगता है, तो वो सारे इश्यूज जो भी डायग्नोस्टिक टेस्ट चीज़ें हैं हम लोग करते हैं, उसके बेसिस पे हम ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं कि कैसे कैसे क्या चीज़ किया जाएगा। तो ये सारे कॉमन फैक्टर्स हैं कि जो ओरल कैविटी को स्टार्ट करता है। सर मैंने सुना था कि ये स्मोकिंग एंड वेपिंग इतना चलता है आज, बहुत लोग जैसे आप बोल रहे हैं कि लोग कुछ शो ऑफ करने के लिए, कुछ करने के लिए ज़्यादा वेपिंग कर रहे हैं, हाँ, उससे बहुत ज़्यादा तेज से जो इनामल है दांत का वो कम हो जाता है, बिल्कुल होगा, और जल्दी इफेक्टिव दिख रहा है, कैंसर होने का रीजंस भी ज़्यादा हैं। सर देखो ऐसा है, ये सब चीज़ें एसिडिक होती हैं। ओके ठीक है, अब एसिड मुंह में जाएगा तो कुछ ना कुछ तो होगा ना। आप कई बार देखना, आपको कुछ और प्रॉब्लम है, आप उल्टी कर देते हो तो भी उसके बाद मुंह पूरा खारा खारा आपको लगता है। यस ठीक है, क्यों? क्योंकि गैस्ट्रिक जूसेस, गैस्ट्रिक एसिड्स जो रिफ्लेक्स आया आपको मुंह में आया, तो इनेबल को डैमेज करेगा ही करेगा। यस ठीक है, तो गम्स बहुत डेलिकेट है, इनेबल स्ट्रॉन्ग है, बट नॉट इट इज़ प्रोन फॉर एसिड का इफेक्ट इनेबल पे जाएगा ही जाएगा। तो जैसे जैसे शील्ड, आपका जो प्रोटेक्टिव शील्ड है कमज़ोर होती जाएगी, आपका प्रॉब्लम स्टार्ट होता जाएगा। ओके ठीक है, तो मेन रीज़न इज़ कि आपका डिहाइड्रेशन होता है। आप जैसे ही स्मोक करते हैं या वेपिंग करते हैं, आप डिहाइड्रेशन होता है, सलाइवा से फ्लो नहीं करता है। वन इज़ द रीज़न। सलाइवा क्या है? वो नेचुरल क्लिनजर की तरह काम करता है, अपार्ट फ्रॉम डाइजेस्टिव जूसेस के साथ जो भी है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि ड्राइनेस हो गया, फिर भी आप करे जा रहे हैं, उसका एसिडिक नेचर उसका रीज़न है। तो जो एंड प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंटली ब्लड फ्लो को इम्पैक्ट करता है ये। ओके जो अपना नॉर्मल कैपिलरीज चल रही हैं, जो एंड टू एंड चल रहे हैं, जो नॉर्मल ब्लड सप्लाई है, ब्लड सप्लाई क्या करता है? न्यूट्रिशन फॉलो प्रोवाइड करेगा। अगर वही नहीं रहेगा तो डैमेज आएगा ही आएगा। अच्छा तो ये सब रीजंस हैं कि ओके सर, नॉर्मल ये कौन सा टाइम पीरियड होगा, मतलब फ्रॉम चिल्ड्रंस टू एल्डर्स, कितने ऑफन एक पेशेंट विजिट करना है डेंटिस्ट को? जैसे बाई सिंस ओके बर्थ आपको वो करना है, विजिट स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि एक स्टेज आता है जब हम बोलते हैं टीदिंग हो रहा है बच्चों का, कुछ हम चबाने के लिए देते हैं उनको, तो दैट इज़ ऑल्सो डेंटल इशू। ओके ठीक है, तो उसमें हम गाइड कर सकते हैं पेरेंट्स को कि क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, कैसे उनको वाइप करना है गम्स को, कैसे उनको प्रिपेयर करना है जो नया दांत आ रहा है। और जैसे ही चाहे मिल्क टूथ हो चाहे परमानेंट टूथ हो, टूथ इज अ टूथ, दोनों को प्रोटेक्ट करना है। ओके कई लोग बोलते हैं हमें कि सर ट्रीटमेंट क्यों करना है, मिल्क दांत है ना, निकल जाएगा। तो हर मिल्क दांत का निकलने का एक पर्टिकुलर टाइम होता है। ओके ठीक है, तो वो टाइम से जब वो निकलेगा तो नीचे वाला जो परमानेंट दांत आ रहा है वो अपने टाइम से अपनी सही जगह पे आएगा। ओके वो पहले निकल गया कि आपने नमे को ट्रीटमेंट नहीं कराना, मिल्क वाला दांत है दूसरा आएगा, पहले निकल गया तो गम्स क्लोज हो जाते हैं। जो पेनिट्रेशन पावर है, जो अंदर से जो दांत आ रहा है वो उतना ज़्यादा नहीं रहता है। ओके तो जो परमानेंट टीथ है या तो अंदर ही रह जाएगा या दाएं बाएं आएगा। ओके तो फिर फिर जो फ्यूचर फिर उसमें डेंटल इश्यूज में निकलेगा कि फिर आपको ब्रेसिस पे जा रहे हो या मेरे टेढ़े मेढ़े दांत आ रहे हैं या दांत आए नहीं। ओके कई बार ऐसा होता है कि जो बड है वहीं डिजोल्व हो जाएगी कि यार कहीं रास्ता नहीं मिल रहा, लेट्स गो। ओके तो वो एक रीज़न है। तो एज आप पूछेंगे कि डेंटल का कैसे है, तो स्टार्टिंग सिंस बर्थ यू हैव टू विजिट। ओके ठीक है, क्योंकि जब जैसे जैसे आपको गाइडेंस मिलता जाएगा कि एक पर्टिकुलर में 5 to 6 मंथ्स का बच्चा बेबी हो जाता है, तो वी गिव कि डेंटल के कैसे आपको स्टार्ट करना है, डेंटल केयर जरूरत पड़ेगा एंटिल ओल्ड एज चलेगा वो। तो ओके कोई टाइम पीरियड है सर, लाइक नहीं नॉर्मल इंडिविजुअल एज वाइज अगर 3 महीने में 6 महीने में विजिट करना है? देखो ये अलग अलग चीज़ रहता है। यूजुअली हम रिकमेंड करते हैं एवरी 6 मंथ्स आप एक डेंटल क्लीनिंग कराइए इफ़ यू आर हेल्दी इंडिविजुअल। ओके ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नहीं है। डायबिटिक वाले पेशेंट्स होते हैं, बिकॉज डायबिटिक प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल आपका ओरल कैविटी का उसमें। तो उन लोगों को हम क्वार्टरली भी बोलते हैं, आफ्टर 3 मंथ्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो हर पेशेंट का हर एज का एक अलग अलग टाइम पीरियड रहता है। सीधी सी बात है, अगर आप हेल्दी हैं, मेंटेन कर रहे हैं, एवरी 6 मंथ्स। ओके उसके अलावा जब भी आपको फील हो कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है, द इनिशियल सेंसिटिविटी नहीं हो टू रन,
ओके सर, आजकल बहुत ज़्यादा लोग स्टिकी मटेरियल्स खाते हैं, लाइक चॉकलेट से लेके जो भी खाना खा रहे हैं, तो बहुत सा स्टिकी मटेरियल है। उसमें आप और मैं भी आते हैं, हम लोग भी नहीं बच सकते उससे। डेफिनेटली। सो कंपलसरी वो जो स्टिकी लेवल का जो फूड है अपन लेवल्स ले रहे हैं, सो वो ज़्यादा होगा। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये इफेक्ट तो दिखाएगा। बिल्कुल। सो पेशेंट कभी उसको इग्नोर कर देते हैं, ओवर द काउंटर रिलीफ ले लेते हैं या कुछ नॉर्मल फिजिशियन के पास जाते हैं, बट डेंटिस्ट को चूज नहीं करते हैं। सो ऐसा कुछ इन लोगों को कुछ बोल सकते हैं क्या, लेकिन ये टाइम पीरियड तक आ जाना है? नहीं, इन लोगों के लिए मेरा मैसेज यही है कि देखो, ऐसा है कि हम लोग एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट का स्पेशलिस्ट हैं। यस। तो आप फिजिशियन पे जाके नहीं करा पाएंगे, या फिजिशियन के बाद थोड़ा बहुत रिलीफ आ जाएगा तो एंड में आपको हमारे पास आना ही पड़ेगा। तो पहले क्यों नहीं? ओके। क्योंकि एज आई सेड कि मेरा एक बेसिक मोटो है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ठीक है, हमारा ब्रेड बटर है, बट स्टिल मैं बोलता हूँ कि 32 दांत है, एक दांत के लिए आए हो तो अगले 31 दांत आपके ठीक रहने चाहिए, या आपको आपको पता रहना चाहिए ये भी ख़राब हो सकता है, तो मैं पहले ही प्रिवेंट कर लूँ। ठीक है, तो उसमें क्या है कि आपको डेंटिस्ट के पास आना ही आना है, क्लीनिंग करवाना ही करवाना है, या जो भी डेंटल ट्रीटमेंट आपका चल रहा है उसको करना है। एंड आपको पूछना चाहिए कि मैं आगे क्या करूँ कि दूसरे दांतों में ये चीज़ ना हो, ये जो आपने ट्रीटमेंट किया है ये सस्टेन रहे बहुत सालों के लिए या बहुत लंबे टाइम तक के लिए। ओके, वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इसमें और बड़ा सवाल है सर कि आजकल आप देखें मार्केट में तो बहुत सारे डेंटिस्ट अवेलेबल हैं। सो पेशेंट कैसे डॉक्टर को सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये राइट डेंटिस्ट है मेरे लिए, सो दैट मेरे को राइट ट्रीटमेंट? नहीं, देखो ऐसा है, सारे डेंटिस्ट अच्छे से पढ़ लिख के आते हैं, सब हर किसी का अपना अपना काम है, हर किसी का अपना अपना कैलिबर है, तो नॉलेज लेवल और ये सब आपका ठीक रहेगा। तो बेसिकली क्या है, आपका रीजनल डेंटिस्ट जो भी है, आप देखिए आपको जो पसंद आए आप वहाँ चले जाइए, मैं ये बोलूँगा। ठीक है, तो सेलेक्ट करेगा। हाँ, सर, उसको बट द थिंग इज, लगेगा। आपका जो मेन चीज़ है, जो डिसाइडिंग फैक्टर है, अभी आपका आँख में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप आँख वाले डॉक्टर के पास जाएंगे, हार्ट में कुछ इशू हुआ तो आप MBBS के पास नहीं जाते हैं, आप एक कार्डियोलॉजिस्ट को ढूंढते हैं। तो सेम वे आपको, अगर आपको आप नहीं मालूम चल रहा है तो आप अपने डॉक्टर से पूछिए कि सर मेरे को प्रॉब्लम गम्स में है, तो आप क्या गम्स का डॉक्टर को बुला सकते हैं, या मेरे को रूट कैनल करवाना है तो रूट कैनल का अलग। तो डेंटिस्ट्री में भी अलग अलग स्पेशलाइजेशन होते हैं। ठीक है, तो सब डेंटिस्ट सब एक ही नहीं देखते। हाँ, मैं टेढ़ा मेढ़ा दांत ठीक नहीं कर सकता, मैं ऑर्थोडोंटिस्ट नहीं हूँ। मैं गम्स को सर्जरी करता हूँ तो गम्स को ही देखता हूँ। तो ऐसे ही हर डॉक्टर का अलग अलग स्पेशलाइजेशन है। डेंटल में भी एक BDS करने के बाद एक स्पेशलाइजेशन फैक्टर आता है कि आप जहाँ आप अलग से 3 साल देते हैं उस चीज़ को स्पेशलिस्ट बनने में। तो अगर आप इतना फाइंड आउट कर पाते हैं कि ये डॉक्टर इस चीज़ का स्पेशलिस्ट है, इससे कराऊंगा तो अच्छा रहेगा, तो वो बहुत इजी फैक्टर हो जाता है आपको एक अच्छे ट्रीटमेंट के लिए। ओके सर, बात आती है रूट कैनाल का। रूट कैनाल बोलते बहुत लोग डर जाते हैं कि ये बहुत पेनफुल होता है, बहुत लंबा प्रोसेस चलेगा एंड थोड़ा एक्सपेंसिव भी है। सो पेशेंट को कैसे समझ में आ जाएगा कि ये सही है और ये करवाना ही पड़ेगा पेशेंट को? देखो, रूट कैनाल अगर देखा जाए तो बहुत कॉमन डेंटल प्रोसीजर है। ओके, ठीक है, और वही जैसे कि 2 मिनट मैंने पहले बताया है, स्पेशलाइजेशन। जो रूट कैनाल स्पेशलिस्ट होता है आप करवाते हैं, उससे पेन नहीं आएगा। ओके, ठीक है, बहुत रेयर केसेस होते हैं जहाँ पे पेन कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट वो भी विदिन 1 to 2 मिनट्स हो जाता है। ओके, ठीक है, अदरवाइज इट्स अ पेनलेस ट्रीटमेंट। ठीक है, रूट कैनाल का मिथ है कि बहुत पेन होता है, बहुत पेन होता है, नहीं होता है। अगर आप अच्छे से कराएंगे, ढंग की जगह से कराएंगे, पेन नहीं होता है। तो रूट कैनाल का से पेन नहीं होगा? पेन नहीं होगा, इट्स अ मिथ। ओके, ठीक है। तो दूसरा चीज़ क्या है आपका कि एज यू सेड कि डॉक्टर कॉस्ट फैक्टर, आपने एक चीज़ बोला कि बहुत कॉस्टली भी होता है, तो लोग कॉस्ट के चक्कर में कहीं कहीं भी जाते हैं। यस, ठीक है, आप अगर एक अच्छे डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं जो एक डिग्री होल्डर है, क्योंकि मैं ये लाइन पर्टिकुलर इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे इंडिया में क्वैक डॉक्टर्स भी रहते हैं। तो अगर आपको नहीं मालूम कि वो डॉक्टर है या नहीं है तो आपको पेन आएगा ही आएगा। ठीक है, एक डॉक्टर कर रहा है, पेन नहीं आएगा, इतना तो मैं भरोसा कह सकता हूँ। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या है, रूट कैनाल एज आई सेड इट्स अ ट्रीटमेंट प्लान कि जो आपके दांत को बचाता है। ओके, ठीक है, कैविटी आ गया, नर्व्स को इन्फेक्ट हो गया है, दांत निकालने से अच्छा है रूट कैनाल करो, कैप लगाओ, लंबा चलेगा। सो इससे प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट बहुत ईजी हो जाता है, बहुत अच्छे से हो जाता है। कॉस्ट फैक्टर ये चीज़ रहता है कि अब दांत में क्या, अभी क्या है, डेंटल या डेंटिस्ट्री प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो आपको ब्रांडेड सीमेंट्स में मिलेगा, लोकल सीमेंट्स में मिलेगा, तो आपका डॉक्टर कौन सा यूज़ करना है, बेस्ड ऑन दैट आपको ये प्राइस डिसाइड करेगा। अभी आप यही आपको कॉफ़ी पीना है, मतलब ये चीज़ ये बहुत, क्योंकि हम लोग स्किल सेट डॉक्टर्स हैं जो कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। मैं आपको दवाई लिख के दे दिया कि ये ले लो, वो ले लो, या वो जेनरिक मेडिसिन से ले लो, वैसा नहीं चलता है यहाँ पे। यहाँ पे हमें अपना स्किल दिखाना पड़ता है। कुछ सीमेंट्स होते हैं,
कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो दांत के अंदर डालने पड़ते हैं। तो अभी आपको इस चीज़ का सीधा सा आंसर ये है, आपको कॉफ़ी पीना है, आप बाहर ठेले पे पियेंगे, 10 रुपये का 20 रुपये का कॉफ़ी मिल जाएगा। स्टारबक्स में आपको 20 रुपये का नहीं मिलेगा, 500 रुपये का मिलेगा। तो अभी आप स्टारबक्स में जाके बोलेंगे यार कॉफ़ी बहुत महंगा है। ओके, यही रीज़न है। तो जब हम किसी चीज़ को प्रोडक्ट वाइज डिपेंड रहते हैं तो आपका कॉस्ट फैक्टर ऊपर से नीचे जाएगा। ओके, ठीक है। अभी कौन सा डॉक्टर कौन सा प्रोडक्ट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आपके चार्जेस सेट रहते हैं। ओके वो चीज़ है। सर, कमिंग टू द स्माइल डिज़ाइन, आजकल बहुत चल रहा है बिल्कुल, कि बहुत सेलिब्रिटी से लेके स्टार्स या कोई भी हो, हर किसी को सुंदर हर दिखना किसी को भी, बिकॉज स्माइल फैक्टर है सर। हम किसी को देखते हैं पहले तो उनका चेहरा दिखता है, फर्स्ट यू सी लाइक स्माइल। सो लोगों को स्माइल का फैक्टर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। बिल्कुल। बट सच में ये स्माइल डिज़ाइन को आप सेट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, और इसका कुछ ट्रीटमेंट कॉस्ट कितना रहेगा, बेसिक से लेके मैक्स कितना हो सकता सर देखो, ऐसा है, स्माइल डिज़ाइनिंग में बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। हर किसी का अलग अलग तरीका होता है। सपोज मैंने आपको एक ट्रीटमेंट प्लान बताया, एक वे में आपका स्माइल डिज़ाइनिंग किया, आपने अपने फ्रेंड को दिखाया, वो बहुत इंप्रेस हो गया, यहाँ वो आता है हमारे पास विजिट करता है कि मेरे को भी करवाना है। तो ज़रूरी नहीं कि मैं जो आपके साथ किया वही उसके साथ करेंगे। ओके, प्लान चेंज होगा। ओके, ठीक है। सो डिपेंडिंग ऑन द लाइक पेशेंट का क्वालिटी, पेशेंट का मैनेजमेंट या पेशेंट का रिक्वायरमेंट कि मुझे क्या चाहिए। ओके, पहले अब आप स्माइल डिज़ाइनिंग के लिए आए हैं तो मतलब आपको पेन नहीं है, आपको बस सुंदर दिखना है। आपको आपका स्माइल अच्छा चाहिए। तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो ये होता है कि आपको हमसे क्या चाहिए। ओके, या आपका क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सर मेरे को थोड़ा सा दांत में गैप है, बस मेरे को ये गैप क्लोज होना, कैसे भी कर दो। ओके, तो उसमें एक सिंपल वे भी चलता है। एक होता है कि मुझे परमानेंटली ये स्माइल ऐसा रहना, कलर चेंज नहीं होना, जस्ट मेंटेनेंस एंड फॉरगेट वाला चीज़ है, तो उसमें दूसरा चलेगा। ओके, एंड इट इज़ अ वेरी इजी प्रोसीजर, बट इट्स एन एस्थेटिक प्रोसीजर। कॉस्ट भी उसके अकॉर्डिंग रहती है। ओके, एज आई सेड थोड़ी देर पहले कि कॉस्ट फैक्टर जब हम किसी प्रोडक्ट पे रहते हैं तो आप सस्ते से लेके महंगे तक जा सकते हैं। ओके, तो मार्केट में डिफरेंट प्रोडक्ट्स रहते हैं। डॉक्टर का काम क्या है, आपका एक ट्रीटमेंट प्लान बनाना, आपका डायग्नोसिस बनाना, आपके लिए क्या अच्छा रहेगा वो डिसाइड करवाना। ओके, ठीक है। प्रोडक्ट्स चूजिंग में आप अपना प्रोडक्ट खुद चूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर आपको मोस्टली डॉक्टर्स आपको बताते हैं ये भी है, ये भी है, ये भी है, आपको किस वे में जाना है या कौन से आपका बजट के अकॉर्डिंग लेना है, आप ले सकते हैं। मैंने सुना था कि पेशेंट को जब जाते हैं डेंटिस्ट के पास स्माइल डिज़ाइन के लिए, विद इन फ्यू हावर्स ऑफ टाइम में उनको दिखा देते हैं कि पहले आप ऐसा है और आफ्टर में ऐसा दिख सकते हैं। हाँ, सो दे कैन सी द रिजल्ट इमीडिएटली। बिल्कुल होता है क्या? बिल्कुल होता है। दीज आर सॉफ्टवेयर बेस्ड, वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। सो ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग हो चुका है। हर चीज़ में जब इतना सॉफ्टवेयर इनोवेशंस हो रहा है तो डेंटल में भी हो रहा है। तो यू कैन प्रेडिक्ट योर रिजल्ट्स। ओके, ठीक है। पहले क्या होता था, आप लोगों को हम जो बोलते थे कि नहीं देखो आपका दांत ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा है, इसको सीधा करेंगे, तो आप लोगों को हम लोगों को ट्रस्ट करना पड़ता था कि यह ऐसे हो जाएगा, या हम किसी दूसरे जो जिसका आइडियल आर्च है उसको दिखा के ऐसा हो जाएगा, ऐसा होता था। अभी क्या है, सॉफ्टवेयर प्लान करेगा, हम लोग आपके फोटोग्राफ्स, इवन जस्ट आपका एक फोटोग्राफ क्लिक करो, सॉफ्टवेयर में डालो, विद इन 30 to 40 सेकेंड्स आपको दिख जाएगा कि आपका रिजल्ट ऐसा जाएगा। तो दिस इज़ अ वेरी लाइक इनोवेशंस। ठीक है। वेस्टर्न कंट्रीज में थोड़ा पहले था, इंडिया में अभी आ रहा है और बहुत अच्छे से चल रहा है। तो अब सब आजकल सब हर कोई एजुकेटेड है। लोगों को इनोवेशन चाहिए, टेक्नोलॉजी के वाला चाहिए, तो दे फील वेरी लाइक कॉन्फिडेंट या फिर यार मैं ट्रीटमेंट कराऊंगा, इतना पैसा लगा रहा हूँ तो मेरे को अच्छा दिखेगा, तो सबको चाहिए। ओके सर, बात होती है अलाइनर्स एंड ब्रेसेस के बारे में। सो पहले तो बहुत सीटिंग्स होते थे, बट अभी थोड़ा बदल चुका है। सो क्या डिफरेंस है लाइक ट्रेडिशनल और ये जो न्यूअर ब्रेसेस आएंगे मार्केट में, सो क्या डिफरेंस है सर? कोई कॉस्ट फैक्टर वेरिएट होता है क्या? कॉस्ट फैक्टर हर चीज़ में वेरिएंट करेगा। ठीक है। कॉस्ट फैक्टर हर चीज़ को डिसाइड करेगा। ओके, ठीक है। अभी ब्रेसेस क्या है, ट्रेडिशनल चले आ रहे हैं, चलते थे, अभी लोगों को नहीं चाहिए मुंह में कुछ एक्स्ट्रा चीज़, या अपना स्माइल से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, या आई एम ट्रैवलिंग अब्रॉड, या मेरी मीटिंग ऐसा है, या माई जॉब प्रोफाइल इज़ लाइक दैट, आई हैव टू मीट नंबर ऑफ पीपल, कि मेरे को बार बार हर मिनट दूसरे लोगों से मिलना है, तो मेरे को ब्रेसेस नहीं चाहिए, मुझे अच्छा नहीं दिखता है, तो वो लोगों के लिए अलाइनर्स आ गए हैं आजकल मार्केट में। तो ब्रेसेस में क्या है, अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का अपना अपना है। ठीक है। तो यूजुअली क्या है कि ब्रेसेस में आप वो फिक्स रहते हैं जब तक ट्रीटमेंट पूरा होगा,
थोड़ा सा डिले चलता है, ठीक है, तो स्लो चलेंगे वो, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आपको लगा के रखने पड़ेंगे, ऑलमोस्ट एवरी मंथ आपको विजिट भी करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि उनके फोर्सेज जो जीरो थे हमें फिर से रीएक्टिवेट करने पड़ते हैं एंड ऑल। सो अलाइनर्स में क्या है, आपका एक प्री प्लान्ड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, जो आपका स्टेप बाय स्टेप आपका दांतों को ठीक करेगा। तो उसमें ईज़ ऑफ ट्रीटमेंट क्या है कि आपको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या उसको फिक्स नहीं रहेगा। आपको कोई मीटिंग है, आप निकालो, मीटिंग करके आप वापस पहन लो। तो देयर इज़ अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, वो टाइम ड्यूरेशन भी रहते हैं कि आप 20 से 22 घंटे पहनते हैं, अच्छा रहता है, बट थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। ब्रेसिस भी एक्सपेंसिव होते हैं, ऐसा नहीं है, बट एज आई सेड कि आपको एक प्रोडक्ट चूज़ करवाना होता है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, क्या लेना है, तो उसके अकॉर्डिंग ठीक रहेंगे। बट दोनों अपनी जगह अच्छे हैं, इट्स डिपेंड कि आपका क्या क्वालिटी चाहिए, आपको कितना कंफर्ट चाहिए। तो आजकल लोगों को, मैं क्लास में जाता हूँ, मेरे को अच्छे नहीं लगते ब्रेसिस, तो अलाइनर्स लीजिए, काम दोनों का सेम है, अलाइनर्स आर लिटिल फास्टर। ओके, इनविजिबल ब्रेसर कैसा रहता है सर? वही है, अलाइनर्स को ही इनविजिबल ब्रेसिस, प्लास्टिक ब्रेसिस, अलग अलग हम लोग अलग अलग नाम बना देते हैं, जिसको जो जैसा समझ में आता है वैसे यूज़ कर लेता है। इनविजिबल अलाइनर्स बोलना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। तो उसको प्लास्टिक, सर वो प्लास्टिक का जैसे ट्रे जैसा होता है, ये मूव कर देगा क्या? हाँ कर देगा, बिकॉज डिफरेंट सेट होता है जो अलग अलग पर्टिकुलर सेट पे काम करेगा वो आपका। तो एक टाइम ड्यूरेशन रहता है, नंबर 1 सेट आप सपोज इतने दिन के लिए पहन रहे हो, फिर आप नंबर 2 पे जंप करोगे, नंबर 1 से नंबर 4 पे जंप करो, नहीं सेट होगा। ओके, सो जैसे जैसे टूथ मूव करता जाएगा आपका अलाइनमेंट सेट होता जाएगा। ओके, और ये जॉ सेटिंग कैसे होता है सर? लाइक अगर पेशेंट को लगता है कि मेरा जॉ कम करना है, या आई हैव टू मेक साइन माय जॉ इन अ प्रॉपर वे, ओके, उसके लिए कैसा होगा? कुछ ऑर्थोग्नेथिक सर्जरीज होती हैं, ओके, ठीक है। अगर आप देखो, ऐसा होता है कि दांत टेढ़े मेढ़े हैं, जॉ का साइज बड़ा है, छोटा है, ब्रेसिस से, अलाइनर से भी ठीक हो सकते हैं। अगर पेशेंट को अपना जॉ लाइन ठीक कराना है, या किसी का जॉ बहुत ही छोटा होता है, तो ये हम लोग उसका जो एडवांसमेंट सर्जरीज करते हैं। किसी का ज़्यादा बाहर आया है तो उसको पीछे करते हैं, कम है तो ज़्यादा करते हैं, इससे सर्जिकल प्रोसीजर। हाँ, सो हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल होता है। कितना चेंज रहेगा सर? लाइक यू फाइंड मोस्ट डिफरेंस लाइक एक क्वाइट एविडेंट डिफरेंस तो आता है। अच्छा, एविडेंट डिफरेंस बिल्कुल दिखेगा। ओके, ठीक है, तो वही है तो कि सर्जिकल प्रोसीजर सबको ज़रूरत नहीं होती है, जिनको ज़रूरत होती है वो करवाते हैं, दे क्वाइट हैप्पी। ओके, एंड कमिंग टू टीथ वाइटनिंग, हाँ, सबको हर किसी को उनका टीथ वाइट दिखना है, तो उसके लिए सिलेक्शन फ्रॉम ब्रशेस से लेके टूथपेस्ट से लेके कुछ तो भी बोलते हैं सर। एंड अब नाउअडेज सो मेनी कंपनीज रन्स एडवर्टाइजमेंट, उसमें लगता है कि आपके पेस्ट में चारकोल है क्या, आपके साल्ट है क्या, सो ये कौन सा मेजर रोल प्ले करता है सर? नहीं देखो, कौन सा इंग्रेडिएंट प्ले करता है ब्लीचिंग, सो दैट उन लोगों का ज़्यादा वाइटनिंग होता है? हाँ, ब्लीचिंग का क्या है, एक तो सबको नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका टूथ का क्वालिटी ओके कैसा है, मैंने बहुत पहले बात किया था आपसे कि टूथ का क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिसाइड करने में। तो हर किसी को ब्लीचिंग सूट नहीं करेगा। ओके, टूथ वाइटनिंग के दूसरे तरीके और भी हैं, खाली ब्लीचिंग नहीं है। ब्लीचिंग क्या है, एक आप एसिड लगाते हैं, कुछ लोग अभी एट होम किट्स आने लगे हैं कि आप घर में आओ लगाओ हो जाते हैं, तो उसमें बहुत माइल्ड एसिडिक रहता है, बट स्टिल फिर पेशेंट खुद ही लगाता रहता है, खुद ही निकालता रहता है, तो अरे नहीं हुआ। तो ये से क्या है, एक मिथ बनेगा कि नहीं ब्लीचिंग वाला चीज़ काम नहीं करता है। ओके, ठीक है, वहीं आप इन ऑफिस आके कराओ, हम लोग को मालूम है कि इस दांत में कौन सा ब्लीचिंग प्रोडक्ट ठीक रहेगा, कितना कंसंट्रेशन ठीक रहेगा एसिड का। तो उस चीज़ में क्या है, 2-3 सिटिंग्स में आपका इजी हो जाता है, बिकॉज ब्लीचिंग से क्या, एज आई सेड कि एसिडिक है, तो हमें अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होता है या कुछ है तो साइड इफेक्ट्स भी आते हैं। तो प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर एग्जीक्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इस चीज़ के लिए। तो आप अपने ये कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हाँ दांत डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, वो आप खुद ना करें तो अच्छा रहता है। हम लोगों ने उस चीज़ के लिए इतनी पढ़ाई की है, तो लाइक आप डॉक्टर को मौका दें उस चीज़ को, तो वो अपना अच्छे से कर पाएगा विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज़, विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। ओके, ठीक है, तो वो चीज़ है। और वाइट टीथ का एक मिथ है, ठीक है, वाइट टीथ नहीं होता है हमारा, एक थोड़ा सा ऑफ वाइट टीथ कलर होता है। ओके, ठीक है, तो उसको मेंटेन करेंगे, ईजी रहता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हर किसी को नहीं चाहिए होता है। अच्छा, कुछ लोग देखा देखी आते हैं कि सर थोड़ा सा येलो है, वो येलो नहीं है। ओके, ठीक है, तो उसके लिए आपको ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी चाहिए तो करेंगे। वैसा वाला चीज़ रहता है कि कॉस्मेटिक रीजंस जो होते हैं कि नहीं मेरे को पर्ल वाइट दांत चाहिए या मेरे को बिल्कुल मिल्क वाइट दांत चाहिए, तो वो कॉस्मेटिक आपका क्या रीज़न है वी डोंट नो, आपको ये चाहिए है कर देंगे। बट मोस्टली इट शुड बी अ मेडिकेटेड थिंग कि आपको ज़रूरत है ब्राउन स्टेन्स हैं या दांत का एनेमल चिप हो गया है या कुछ है जो एक रीजनेबल रीज़न है ये करवाना है, तो जा सकते हैं। टीथ वाइटनिंग में ब्यूटी सैलून्स में ज़्यादा लोग
पार्लर में जाते हैं हाँ। और उन लोग को कभी शादी में जाना है, कहीं बाहर जाना है फंक्शन में, हाँ तो ब्यूटी सैलून में लोग उनका टीथ भी वाइटनिंग करते हैं। मैं ये रिसेंटली सुना हूँ सर। ओके। ये सच में कितना रोल प्ले करता है, बिकॉज ब्यूटी सैलून में तो डेंटिस्ट नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। सो ये टीथ वाइटनिंग कहाँ से होगा? नहीं, ये कुछ नए नए ट्रेंड्स लोग चला रहे हैं, वही तो बता रहा हूँ ना कि मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स ऐसा हो रहा है कि आपको डॉक्टर के पास क्यों जाना है। ओके। आप हर्बल पेस्ट कर लो, आप यार ये ठीक हो जाएगा, आप ये लगा लो ये ठीक हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि इन होम किट्स आने लगे हैं आजकल मार्केट में, तो वो ब्यूटी प्रोडक्ट वाले क्या कर रहे हैं, जादू मंत्र तो नहीं कर रहे हैं। वो केमिकल उठाएंगे, वो ट्यूब पे जो रजिस्ट्रेशन लिखा है वो पढ़ेंगे, वो ऐसा कर देंगे। ओके। ठीक है एक बार, बट द थिंग इज साइड इफेक्ट्स आएगा। ओके। नहीं नॉलेज है ना कि एज आई सेड कि दांत का जो एनाटमी है उसके बारे में नॉलेज नहीं है, उसके बाद आप करोगे तो बड़ा मुश्किल होगा। मुश्किल होगा। तो वो एक इंस्टेंट रिलीफ मिलता है या इंस्टेंट रिजल्ट्स दिखते हैं, बट लॉन्ग टर्म में फिर आपको बाद में आपको पछताना ही पड़ेगा। ओके। ये है। कोई इसमें तो डेंटिस्ट तो नहीं मिलेगा, बट हाँ। पीपल आर स्टिल यूजिंग इट। नहीं आजकल मार्केट में बहुत कुछ चल रहा है कि लोग इन हाउस आके स्कैनिंग कर रहे हैं आपके, हम ठीक कर देंगे, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, हॉस्पिटल के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सब गड़बड़ है। ओके। ठीक है, तो हमारे बाबा आमिर खान जी ने बोला था कि रॉन्ग नंबर है। ओके। तो आप ब्यूटी सैलून में अगर आप दांत ठीक कराने जा रहे हैं तो वो रॉन्ग नंबर है ओके। आपको, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग लाइक विद ड्यू रिस्पेक्ट कि वो लोग भी अपना एक स्किल सेट है उनका ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, आपका जो सैलून में जो चीज़ें होती हैं उन चीज़ों में, अगर डॉक्टर वाला ट्रीटमेंट करेंगे तो आप खुद समझदार हैं कि क्या होगा। ओके। ठीक है, तो अभी आप एक ट्रक ड्राइवर को आप एक प्लेन में बैठा के बोलेंगे इसको उड़ा दे तो वो मुश्किल होगा। उड़ा देगा, लैंडिंग नहीं कर पाएगा। वो है। ओके सर, आपके ये एक्सपीरियंस में आप जो मोस्ट चैलेंजिंग और टफेस्ट आप जो केस फेस करे हैं, सो यू हैव सीन वर्स्ट केस, कौन सा हो सकता है? व्हाट वाज द एक्सपीरियंस ऑफ इट? वर्स्ट केस ऐसा होता है कि बाय बर्थ यू डोंट हैव टीथ, नेचुरली आपको दांत नहीं आए मुंह में। ओके। दैट कैन बी द वर्स्ट थिंग। अगर भगवान ने आपको कुछ दिया है, हम लोग उस काबिल बने हैं कि हम लोग उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं, बट जो चीज़ आई नहीं उसको ठीक करना या उसको बनाना, वो चैलेंजिंग होता है। ओके। तो कुछ मेडिकल इश्यूज होते हैं या कंडीशंस होती हैं जहां आपके बॉडी पे हेयर्स नहीं है, माउथ में टीथ नहीं है, या 1 और 2 टीथ और फ्यू टीथ। तो हम लोगों ने एक ऐसा वैसा पेशेंट जरूर किया था, करते आ रहे हैं अब तक एक्चुअली, बट दैट बॉय ही वॉज वेरी यंग, वो इसलिए मुझे वो एक बहुत अच्छा याद है। तो वो बेचारा बहुत दिनों से परेशान था कि मैं क्या करूँ, तो उसको डेंचर्स दिए गए। ठीक है, फिर भी सर मैं बात करता हूँ निकल के गिर भी जाता है, मेरे को वो फिक्स ट्रीटमेंट चाहिए कुछ है। तो वो एक पेशेंट हम लोगों ने किया था, टोटल ड्यूरेशन उसका अराउंड 5 to 6 मंथ्स लगा था, क्योंकि मल्टीपल सर्जरीज हुआ था एंड वेट एंड वॉच होता है कई बार। ठीक है, तो नाउ दैट पेशेंट, उस बच्चा अभी जॉब कर रहा है, एंड कुछ भी हो जाए वो हमेशा मिल के ज़रूर आता है, जॉब लगी तो मिठाई का डब्बा, कुछ हुआ तो वो ही इज़ वेरी ग्रेटफुल। तो ऐसे लोगों को जब वो नहीं था, उन्होंने कोई होप नहीं थी कि आएगा या नहीं आएगा, एंड आज वो पूरा अच्छा एक फुल डेंटेशन के साथ काम कर रहा है, खा पा रहा है, तो और क्या चाहिए। ओके। तो आई थिंक वो एक ट्रॉमा हुआ, एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, ये खराब, वो सब सेट हो जाता है। बट जो चीज़ नहीं है उसको लगाना इस, आई थिंक वो थोड़ा सा मज़ेदार चीज़ थी। ओके सर, माउथ वॉशेस बहुत लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट में कर रहे हैं। हाँ। कि ये अच्छा लो, ये अच्छा है, एंड जब बोलते हैं कि माउथ वॉश में यू शुड ऑलवेज लुक एट फॉर द अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन, सो लोग को कौन सा माउथ वॉश यूज़ करने का देखना है, बिकॉज उन लोगों को पता नहीं है कि थोड़े लोग पढ़ सकते हैं, कुछ नहीं पढ़ सकते हैं। मोस्टली जो पढ़ते हैं उन लोग ही माउथ वॉश यूज़ करते हैं, बट कभी पढ़ते नहीं है पीछे क्या है। हाँ। तो उनको कैसे सेलेक्ट करना पड़ेगा सर? ये देखो, माउथ वॉश का क्या है, अगर आप डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हो, सबसे पहला जो इंडियन पॉपुलेशन जो मैं सुनता हूँ, ठीक है, तो अभी इस चीज़ का मैंने ऐसे सर्वे नहीं किया, बट जो पेशेंट्स आते हैं पूछते हैं कि सर माउथ वॉश करते हैं, ये चीज़ है। माउथ वॉश का सबसे कॉमन जो मिथ है वो ये है कि हर कोई डेली यूज़ कर रहा है। ओके। आई रिकमेंड माउथ वॉश डेली यूज़ नहीं करना है। ओके। ठीक है, या तो आप उसको ऑल्टरनेट यूज़ करो, या आप 2 वीक्स ऑन 2 वीक्स ऑफ, ऐसा मतलब ऑल्टरनेटिव आप यूज़ करो, कभी यूज़ किया कभी नहीं किया। माउथ वॉश जो मोस्ट ऑफ द कॉमन माउथ वॉशेज जो आप टीवी पे एडवर्टाइजमेंट सुन रहे हैं या मेडिकल स्टोर वाले से पूछते हैं मेरे को माउथ वॉश चाहिए, आप खाली माउथ वॉश बोलते हैं। मेडिकेटेड है, नॉन मेडिकेटेड है, एल्कोहलिक है, नॉन एल्कोहलिक है, वो आपको सबको नहीं पता, तो उसका जो मन किया वो आपको उठा के दे देगा। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है माउथ वॉश सिलेक्शन का, कि आप जाएं, जब वहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाता है कि आप जाते हो एक नॉर्मल विजिट्स के लिए कि सर एक नॉर्मल चेकअप कराना है हमें, या डॉक्टर एक नॉर्मल स्केलिंग करा दो, या
एक नॉर्मल चेकअप कर लो कि मेरे को कुछ ज़रूरत है या नहीं है। एट दैट टाइम पॉइंट ऑफ टाइम आप जब डिस्कस कर सकते हैं ना कि मेरे को माउथ वॉश करने का है सर, मेरे को माउथ फ्रेश चाहिए, मेरे लिए कौन सा ठीक रहेगा, तो वी कैन रिकमेंड समथिंग कि हाँ भाई आपके लिए आपका दांत ऐसा है, टंग ऐसा है, मेंटेनेंस ऐसा है, आप ये यूज़ कीजिए। ठीक है, तो मेडिकेटेड माउथ वॉशेज़ हम जब गम डिजीज़ होती हैं या हम कुछ सर्जरीज करते हैं उसके लिए देते हैं, कुछ पर्टिकुलर छोटे छोटे सर्जरीज होते हैं उसके लिए माउथ को ओरल हाइजीन जहाँ पे हम ब्रश को अवॉइड करते हैं कुछ दिन के लिए, या तो उन कंडीशन में हम डिफरेंट माउथ वॉश यूज़ करते हैं। एल्कोहलिक माउथ वॉश हर किसी को सूट नहीं करता है। ठीक है, पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन या म्यूकोसा इरिटेशन होता है। ठीक है, जहाँ पे आपको लगेगा कि स्किन जलने लगा है, ये चीज़ है, तो वो चीज़ नहीं है, एक प्लेन माउथ वॉश इज इनफ। ठीक है, तो वो क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए हमेशा माउथ वॉश यूज़ करने से पहले या कोई भी मेडिकेशन चीज़ यूज़ करने से पहले पूछना चाहिए या एक आपको कंसल्टेशन होना चाहिए कि मेरे लिए क्या ठीक रहेगा। ओके सर, वी आर रनिंग इन एआई एंड डिजिटल वर्ल्ड आज, सो क्या एडवांसमेंट आए सो कि डेंटिस्ट में कि नो थ्रू दिस टेक्नोलॉजी वी कैन यूज एंड वी कैन प्रोड्यूस मोर रिजल्ट्स, बेटर रिजल्ट्स। देखो एडवांसमेंट्स का ये है, एक तो प्रोडक्ट अभी बहुत अच्छे आ गए हैं। यस, ठीक है, सबसे ज़्यादा क्योंकि एज यू सेड कि कॉस्मेटिक वाला एरिया है, दांत को सबको वाइट चाहिए एंड ऑल। सो पहले कुछ सीमेंट्स आते थे जो कलर आपका टूथ से डिफरेंट रहेगा एंड ऑल, सो वो उनमें एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा आ गया है। तो नाउ यू लाइक वी कैन प्रोड्यूस सच रिजल्ट्स कि आपको कोई बता नहीं पाएगा, आप खुद भूल जाओगे कि मैंने इस दांत में कुछ फिलिंग कराया था या इस दांत में कुछ कैप लगवाया था। ओके, ठीक है, तो एब्सोल्युटली कलर मैचिंग, गाइडेंस, शेपिंग, वो सब बहुत अच्छे से होने लगे हैं। अगर आप प्रोस्थेटिक पार्ट की बात करें, गाइडेंस की बात करें कि आपका टूथ मिसिंग है या किसी टूथ पे आपने कैप लगाया है, बिल्कुल सेम कलर, सेम साइज, सेम कंटेक्स्ट जो हम, बिकॉज हमारा राइट हाफ सेम होता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान कर सकते हैं। डिज़ाइनिंग इसको बोलते हैं हम, लाइक डेंटल डिज़ाइनिंग या टूथ डिज़ाइनिंग। तो वो चीज़ हम हो सकते हैं। पहले मैनुअल होता था, आजकल मशीन्स आ गई हैं अच्छी। ठीक है, प्लस एआई सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जहाँ पे आप खुद भी पता कर सकते हो। जस्ट सिंपल क्लिक से आप गूगल पे सर्च कीजिए, एक कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, आप एक फ़ोटो अपलोड कीजिए स्माइल करते हुए, आपको पूरा रिजल्ट दिखा देगा कि आपके दांतों में ये चीज़ें हैं। या आपके टेढ़े मेढ़े दांत हैं तो आपका सीधा कैसे हो सकता है, सीधा होने के बाद कैसा दिखेगा। तो आपको ट्रीटमेंट करना ही चाहिए। कुछ लोग डाइसी रहते हैं कि मेरा ये मैं इतना पैसा खर्च करूंगा, ये मेरा दांत सीधा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो उन लोगों के लिए वो बहुत इफेक्टिव हैं। कि अगर आप डाइसी हैं कि इतना रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, तो जस्ट क्लिक पिक्चर वो सॉफ्टवेयर में डालिए, आप आपको प्री एंड पोस्ट दिखाइए। पहले ऐसा था, बाद में ऐसा है, उसके बाद चीज़ें एग्जीक्यूट होती हैं आजकल। तो वो बहुत इफेक्टिव हो गया है। एंड ग्लोबलाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एज आई सेड, लोग बाहर जाते हैं, वहाँ की डेंटिस्ट्री देखते हैं, कभी ना कभी ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है आजकल, हम लोग इनकॉर्पोरेट करते हैं इंडिया में कि पेशेंट को एजुकेट कर सकें, उनको नॉलेज दे सकें कि हाँ अब इंडिया में भी ये सब होने लगा है। एंड आई थिंक आने वाले दिनों में इंडिया विल बी द बेस्ट हब फॉर डेंटल टूरिज्म। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव मेथड्स हैं और अच्छे ट्रीटमेंट रिजल्ट्स हैं। प्लस जो हम लोग आई थिंक हम लोग एक एक्स्ट्रा अफोर्डेबल प्राइसेस एंड एक जो एक्स्ट्रा केयर होती है पेशेंट्स को, पेशेंट नहीं एक ह्यूमन बीइंग समझ के अपनापन दिखाना, वो चीज़ें आपको बाहर नहीं मिलेंगी। तो एटलीस्ट उस चीज़ में हम लोग आगे हैं, तो वो बहुत इफेक्टिव है। प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर द जनरल आप लोगों को क्या बोल सकते हैं? प्रिवेंटिव मेजर्स में ये है सीधा सबसे कॉमन भाषा में, कॉमन उसमें कुछ भी खाया गार्गल कीजिए। ठीक है, आप खा रहे हो, पी रहे हो, एक टी कॉफ़ी पिया तो लोग नहीं, चाय पिया ना, गर्म चीज़ पिया तो ऊपर से पानी नहीं पीना है, 2 मिनट वेट करो, जस्ट हैव अ गार्गल। इफ़ यू आर वर्किंग इन ऑफिस, आप बैठे हो या आप ट्रैवल कर रहे हो, कैरी अ वाटर बॉटल। आप बीच में मूवी थिएटर जा रहे हो, जब आप मंचिंग करते जा रहे हो, कोल्ड ड्रिंक पिए जा रहे हो, 2-3 घंटे का मूवी, 2-3 घंटे घर में आना जाना, उसके बाद आप कुछ वाटर ले रहे हो, तब तक तो डैमेज हो चुका है। तो द थिंग इज़, इंस्टेंटली आप कुछ भी खाया, आप एक माउथ रिंस करो, स्पिट करने की जगह नहीं है, रिंस करके स्वेलो इट। ठीक है, एटलीस्ट डोंट अलाउ द फूड पार्टिकल कि वो आपके दांतों पे चिपके रहें या उनको कुछ भी एक्टिंग करने का मौका मत दो। ठीक है, तो प्लस सबसे जो एज आई सेड की सबसे कॉमन जो इफेक्टिव या मोस्ट इफेक्टिव मेथड है ब्रशिंग का, रात को जब आप बेड पे जा रहे हो तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, सबके बेडरूम में टीवी लगा है, कुछ देख रहे हैं, थोड़ा सा और लेट हो गए हैं, मंचिंग कर रहे हैं, ऐसे कैसे उठ के सो जाते हैं। वो चीज़ नहीं,
सोने से पहले ब्रशिंग कर लीजिए, ब्रशिंग नहीं कर रहा है तो एक अच्छा सा गार्गल करके सोइए। ओके। जो बेड टाइम या बेड साइड स्नैक्स होते हैं उनको करने के बाद अगर आप सब करेंगे एक गुड तो अच्छा सब कुछ रहेगा। एक अच्छा हेल्थ साइकिल, आप स्लीपिंग पैटर्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल नाइट ड्यूटीज़ बहुत लग रही हैं या नाइट कॉल्स बहुत लग रहे हैं, तो मेक ए शेड्यूल्ड दिस थिंग कि आपका स्लीपिंग पैटर्न ये है, ब्रशिंग पैटर्न ये है, एवरीथिंग विल बी फाइन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन सब करने के बाद ऐसा ही सब कुछ हेल्दी है तो 6 मंथ्स में विजिट कीजिए। ओके सर, इसमें एक चीज़ डिस्कस करनी थी कि डायबिटिक का रोल। हाँ। बिकॉज बहुत इंडिया हैज़ बिकम एज अ डायबिटिक हब प्रिसाइसली, तो इनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट गिर रहा है। बिल्कुल। एज फैक्टर चले जाता है, पेशेंट को सब देखना पड़ता। सो इनको क्या मेजरमेंट देंगे सर? सर देखो, डायबिटीज़ का क्या है, डायबिटीज़ सबको मालूम है इंडिया में कि अगर डायबिटिक हो गया तो हीलिंग डिले होगा, शुगर्स कम करना है। तो मैं ये बोलता हूँ कि दांतों के ऊपर और मसूड़ों की हेल्थ के ऊपर डायबिटीज़ का सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट रोल है। ठीक है, सबसे पहले रोल आपको उधर ही दिखेगा। ओके। गम्स स्पॉन्जी हो जाएंगे, ब्लीडिंग गम्स हो जाएंगे। अगर गम्स का और दांत का कनेक्शन ही लूज़ हो जाएगा तो खाना फंसना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको मल्टीपल आपका डेंटल इश्यूज स्टार्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट थिंग यही बोलूँगा कि अपना डायबिटीज़ कंट्रोल में करिए। इफ़ यू आर डायबिटिक तो आपका जो विजिट है, शेड्यूल्ड विजिट्स है या नॉर्मल विजिट्स हैं, वो बहुत फ्रीक्वेंट होना चाहिए। ओके। ठीक है, आपको ब्रशिंग, ओरल हाइजीन बहुत अच्छे से मेंटेन करनी पड़ेगी अपार्ट फ्रॉम योर डाइट। ओके। डाइट तो करनी पड़ेगी, डाइट में क्या खाना क्या पीना वो सब तो आपको सेट करना ही करना है। ठीक है, बट डाइट के अलावा अगर आपका क्लीनिंग हैबिट्स, स्मोकिंग हैबिट्स या कुछ और भी आप हैबिचुअल कुछ गलत चीज़ें कर रहे हैं, उनको अवॉइड करना पड़ेगा आपको। ओके। तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए यही है आपका सबसे कॉमन फंडा कि आप डायबिटीज़ को कंट्रोल कीजिए। आपका डायबिटिशियन के पास आप रेगुलरली जाइए, मॉनिटर कीजिए सबसे, और उसके बाद आपका ओरल हेल्थ को मेंटेन करिए। ओके सर, अब इतना सुनने के बाद लगता है कि डेंटल का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चल रहा है। सो एक एवरेज डेंटिस्ट कितना कमा सकता है? एवरेज डेंटिस्ट कितना कमा सकता है ये तो एक फिगर्स बताना बताना नहीं सर, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, बट मैं बट ये है चाहता हूँ कि लेकिन डेंटिस्ट का एवरेज इनकम कितना हो सकता है? अच्छा खासा कमा लेता है। ओके। ठीक है, अच्छा एक अच्छी लग्जरी लाइफ जी सकता है। ओके। ठीक है, डिमांडिंग फील्ड है, बहुत कुछ देना पड़ता है। यस। ठीक है, प्लस फिजिकल चैलेंजेस भी रहते हैं हम लोगों को। ओके। ठीक है, फिजिकल चैलेंज बोले तो हमारा बॉडी पोस्चर जो है, जैसे नेक एंड बैक स्पेशली, ठीक है, हमारा पोस्चर ऑफ ट्रीटमेंट वो सब रहता है। तो उन्होंने एवरेज आप पूछेंगे तो एक डेंटिस्ट अर्न्स गुड। ठीक है, एंड इट्स वेरी गुड ब्राइट फ्यूचर। जो बडिंग डेंटिस्ट है उनके लिए भी मैं यही बोलूँगा कि आपको किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। आप इट्स अ स्किल सेट। डेंटल BDS वाला एक पर्टिकुलर एरिया का मास्टर होके निकल रहा है। ओके। तो आपको वेरी इजी टू सेटअप। इनिशियल कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप अ क्लिनिक जो इनिशियली ऐसे हैं वो आपका थोड़ा स्ट्रगलिंग वाला चीज़ है, अदरवाइज इट्स वेरी गुड फील्ड। ओके। जो बहुत आपने मिथ्स के बारे में पूछा, बट एक मिथ आप भूल गए। ओके। कुछ दांत हमें निकालने पड़ते हैं, एक्सट्रैक्शंस करने पड़ते हैं। तो मोस्ट कॉमन जो मिथ है दांतों का कि दांत निकाल दिया तो हमारी आंखें खराब हो जाएंगी। हाँ। ठीक है, ये आप बहुत कॉमन सुनेंगे और हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं। ठीक है, आँख का और दांत का रिलेशन नहीं है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा मिथ है, मिथ की तरह रहने दीजिए। तो उसमें क्या है कि पहले के ज़माने में इतना ट्रीटमेंट ऑप्शंस नहीं होता था। अगर इन्फेक्शन स्प्रेड हो गया तो पूरा हेड एंड नेक में स्प्रेड हो रहा है, तो उसकी वजह से ख़राब हो जाता था। तो लोगों को लगता था कि आंखें ख़राब हो रही हैं दांतों की वजह से। ऐसा नहीं है। आपका दांत, अगर आपको कोई विजडम टूथ निकालना है या टूथ विच इज़ एब्सोल्युटली गॉन कि उसको हम बचा नहीं पा रहे हैं, निकालना है, बेफिक्र होके जाइए। ओके। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, स्पेशली आंखों के लिए। ओके। ठीक है, ये चीज़। थैंक यू सर। थैंक यू।